स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे वीडियो में। और उम्मीद होगी आप सब लोग अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है बहुत उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य मिला होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने दूसरे वीडियो को। और दूसरे वीडियो की शुरुआत सन 2005 में विजुअल आर्ट का जो एग्ज़ाम आयोग द्वारा रखा गया, उस साल से लगातार हर वर्ष मतलब 2 परीक्षाएं इस परीक्षा की आयोजित की जाने लगी। और उन्हीं में से जून के पेपर की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में लेकर के हम चलना चाहेंगे। वहाँ पर एक विकल्प पे बात करते हुए आपसे कुछ गलती उसमें हो गई थी, कुछ त्रुटि हो गई थी। वहाँ पर बिसंदास की बात हमने अकबर के काल की कर दी थी, तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। ठीक है, वो ध्यान रखना, वो जहांगीर के समय के हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेना, बाकी ठीक है। आप जो भी प्रश्न आपके डाउट में हो या आपको लगा हो कि ऐसा इसका उत्तर ये होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ रहा हो तो आप कमेंट करें। और इस वीडियो में भी अगर आपको जब भी कोई डाउट लगे या कुछ भी लगे तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं और आपका पूरा निवारण किया जाएगा। ठीक है, आ जाइए दूसरे वीडियो के साथ चलते हैं। ये जो पेपर है इसमें कलाकारों से प्रश्न कम पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी बात की गई इसमें, एक तो तर्क वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें कथन और तर्क वाले जो आते हैं वो प्रश्न आपको मिलेंगे, क्रम लगाने को मिलेंगे, मिलान वाले मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो बहुविकल्पी प्रश्नों का सिस्टम था वो कम हो जाएगा, पैराग्राफ आपको मिलेगा यहाँ से। तो थोड़ा सा आयोग ने पेपर के पैटर्न में 2005 से चेंजिंग लाई, कुछ परिवर्तन उन्होंने किए। नेट के एग्ज़ाम की ये सबसे खास विशेषता होती है कि वो हर वर्ष आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया वो लेकर के आते रहते हैं। सिलेबस वही है, उसी सिलेबस में क्वेश्चनों का सिस्टम बदल देते हैं वो हर प्रकार से। इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आप देख ही रहे थे, जो पिछला वाला हो चुका है और आगे वाला कैसा होगा, उन दोनों को अनुमान लगा के आप चल सकते हैं। पीछे के आधार पे आप आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग पीछे से पेपर को देख रहे हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी मैं श्रृंखला ही लेकर के आपके पास आ जाऊँगा जितने भी पेपर आपके हुए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने अगले पेपर पे। पेपर क्या है आइए देखते हैं। जून 2005 का पेपर है, सेकंड पेपर। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं पहले भी कि अभी भी एक पेपर बहुविकल्पी आता था, यानी कि इस तरह से पूछा जाता था, और इसका जो थर्ड पोर्शन आता था वो रिटन एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम इसी आधार पर चलेंगे क्योंकि हमारे भविष्य के जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी परीक्षाएँ हैं, इसी आधार पर होनी है। ठीक है, आ जाइए पहला प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है, पहला ही प्रश्न किसी कलाकार से रखा गया, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और कौन सा प्रश्न है उसको समझते हैं। प्रश्न है हमारा कि धनराज भगत, प्रश्न क्या है हमारा, धनराज भगत ने काम किया है, माध्यम पूछा जा रहा है इनका। ठीक है, तो पहले तो हम धनराज भगत के बारे में जान लेते हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ 1917 में इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, इस बात को पहले थोड़ा सा याद कर लें। और फिर लाहौर आर्ट कॉलेज से इनकी शिक्षा हुई थी, लाहौर आर्ट कॉलेज से इनकी शिक्षा हुई थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बीसी सान्याल का नेतृत्व था इनके साथ में, ये ध्यान रखना। भारत विभाजन के पश्चात, ठीक है, ये जब भारत आए तो भारत में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, इस ग्रुप के सदस्य बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनके माध्यम की बात करें, इनका माध्यम क्या है, इनका माध्यम है मिक्स मीडिया। ठीक, ये सही करिए, इनका माध्यम क्या है, मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया का मतलब है ये अपनी मूर्तियों में किसी एक प्रॉपर माध्यम से अपनी मूर्तियों का निर्माण नहीं करते थे। अगर हम ये बोल लें कि केवल प्लास्टर की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, या केवल लोहे की मूर्तियां हैं, या केवल ब्रांज की मूर्तियां हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं। इन्होंने प्लास्टर में कभी लकड़ी मिला ली, लकड़ी और प्लास्टर का उपयोग किया, कहीं कहीं पे तो लोहा, वेल्डिंग, तांबा, ठीक है, और इस प्रकार से लोहे की कील और प्लास्टर का भी उपयोग किया है। कुछ मूर्तियां इनकी हैं जो केवल लकड़ी में भी हैं।
ठीक है। कुछ मूर्तियां हैं ऐसी, बहुत सारी इनकी मूर्तियां हैं। मूर्तियों के नाम आप जानते होंगे, सितार वादक है, महाकाल है, ठीक है, और हॉर्स फैमिली जो कि लकड़ी में है, स्पिरिट ऑफ वर्क है इनकी, ठीक है, डांसिंग शिवा है, किस है, मैन 1 एंड 2 करके है, किंग एंड क्वीन करके है, महाकाल। इस प्रकार की ढेर सारी मूर्तियां इनकी हैं, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न का और पूछा जाता है, घोड़े की नलबंदी। एक प्रश्न और पूछा जाता है, घोड़े की नलबंदी। नलबंदी करके आता है या नाल भेदी करके आता है? नाल भेदी। ये पत्थर में है और ये पत्थर में है और रिलीफ है, पत्थर में उकेर कर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ लोहे की बात करें कि सिर्फ लोहे में कलाकार कौन सा काम करता है, तो एक आपके शिव सिंह हैं, लोहे की राडों का इस्तेमाल करते हैं शिव सिंह, ठीक है, लोहे की राडों का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ लकड़ी की बात करें तो पिछले पेपर में हम लोगों ने रमेश बिष्ट की बात की है, रमेश बिष्ट काम करते हैं। साथ ही साथ में चिंतामणिकर भी लकड़ी में काम करने के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये मूर्तिकार हो गए आपके। सिर्फ पत्थर की बात करें, ठीक है, सिर्फ पत्थर की, तो आप नागजी पटेल को ले सकते हैं, नागजी पटेल को ले सकते हैं, बलवीर सिंह कट्ट को ले सकते हैं, बलवीर सिंह कट्ट, ठीक है। ये जो कलाकार हैं ये केवल और केवल पत्थर माध्यम में ही काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, पीलू पूछ कहाने वाला, ठीक है, नामों के साथ बहुत खिलवाड़ करता है यूजीसी, नामों के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब उनका कहने का मतलब है कि प्रश्न इनके इंग्लिश में टाइपिंग किए जाते हैं, उसका अनुवाद जब कर देते हैं तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पीलू पोचकाने वाला, पहले तो ये समझ लीजिए, एक तो महिला है, ठीक है, महिला है, मूर्तिकार तो हैं ही हैं, चूँकि मूर्तिकार से उसने प्रश्न पूछा है, तो एक बात ये समझ लीजिए। फिर इनके जन्म को देख लेते हैं, तो 1923 मुंबई में इनका जन्म हुआ था, 1923 मुंबई में इनका जन्म हुआ था पीलू पोचकाने वाले का, ठीक है, इनको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि पूछ रहा है कि पीलू पोचकाने किस सामग्रियों के मेल से शिल्प बनाती हैं, ठीक है। तो 2 माध्यमों में काम करते हैं, पत्थर एवं एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पत्थर एवं एल्युमिनियम माध्यम में ये अपना काम करती हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगला एक प्रश्न है कि एक प्रशासक और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो क्लाइंट और एजेंसी के बीच कड़ी का काम करता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइंट का मतलब है ग्राहक, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी होती है? जो एजेंसियां, जो कंपनियां विज्ञापन तैयार करती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी अपने उत्पाद का या अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बनवाना चाहती है, ठीक है, और उसको एक विज्ञापन कंपनी के पास जाना है, ठीक। तो विज्ञापन कंपनी डायरेक्ट अगर मालिक से मिलेगा तो मुश्किल है ना, मालिक नहीं मिल सकता है, तो उसमें कौन सा ऐसा अधिकारी होगा जिससे क्लाइंट उस कंपनी के अधिकारी से मिल सके? वो प्रश्न आपसे यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें जो सही होता है, अक्सर ध्यान रखिएगा, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो ध्यान रखना, जो मार्केट में टहलता रहता है या मार्केट से संबंधित जानकारी या एक अधिकारी होता है, उसके ये बीच का जो काम होता है क्लाइंट और विज्ञापन एजेंसी के बीच में कौन सा अधिकारी होता है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये सब अच्छे टॉपिक हैं, इन पर भी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, किसी छोटे से वीडियो में लेकर के हम पास आएंगे। एक तो ये है, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है जो आपका विज्ञापन डिज़ाइन होता है, जो पोस्टर निर्माण की तकनीक होती है, उसका सीरियल आता है पेपर में पूछने के लिए, ठीक है। फिर विज्ञापन एजेंसी क्या प्रोसेस क्या है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ढेर सारे क्रम लगाने वाले पेपर में क्वेश्चन आते हैं विज्ञापन से, उनके छोटे छोटे वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे और उनकी बात करेंगे आपसे, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो मुख्य मार्केटिंग अधिकारी होता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो विज्ञापन कंपनी होता है उसमें जो अकाउंट वाला होता है, जो पैसे का लेन देन करता है। अगर प्रश्न आपसे पूछता कि क्लाइंट और विज्ञापन एजेंसी में पैसे के देख रेख के लिए कौन सा अधिकारी होता है, को अकाउंट एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से पहला इसका राइट आंसर क्या है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बढ़िया प्रश्न है,
पेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप टीजीटी के लिए भी याद कर सकते हैं, पीजीटी के लिए भी याद कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विजुअल आर्ट से संबंधित अगर कोई भी एग्ज़ाम है, आरपीएससी का हो, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, बीएफए, एमएफए, जो भी हो, या कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी हो, ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार से ये चित्र पेपर में आपसे पूछा जाता है, हर प्रकार से, कोई एक प्रकार नहीं है कि हाँ बस पूछ लिया जाए। ठीक है, इससे गांव भी पूछता है कि गोयनिका क्या है, तो गोयनिका एक गांव है, उस गांव पे बमबारी की गई थी। ठीक है, जर्मनी द्वारा, हिटलर जो था उसके द्वारा बमबारी की गई थी इस गांव के ऊपर, और इस गांव के लोगों की मृत्यु हो गई थी। चूंकि ये गांव एक स्पेन में पड़ता है, पिकासो यहाँ का जन्म हुआ था स्पेन के मलागा में। ठीक है, तो पिकासो का संबंध स्पेन से था, और स्पेन में ये एक गाँव था जहाँ पर एक बमबारी हुई थी जिसमें एक ऐसी जनता की मृत्यु हो गई थी जिसका उस समय जो युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो उसी की घटना थी ये, और ये घटना 1937 के आसपास में होती है। उससे पहले बमबारी हो चुकी होती है, लेकिन 1937 में ये पेंटिंग बन के तैयार होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 1937 और इसी के आसपास ये घटना होती है, और गोयनिका नाम की जो पेंटिंग थी वो 1937 में बनके तैयार हो जाती है। कलाकार कौन है? तो पिकासो हैं। ठीक है, कलाकार कौन है इसके? पिकासो। पिकासो के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके थे पिछले वाले पेपर में, 1821 मलागा स्पेन। ठीक है, ध्यान रखना, घनवादी कलाकारों में इनकी गिनती की जाती है, प्रमुख रूप से घनवादी कलाकार। लेकिन इस कलाकार की सबसे खास विशेषता पता है क्या है? ये कलाकार ऐसा कलाकार था कि ये अपने समय में जितनी भी समकालीन आंदोलन चले थे, चाहे यथार्थवाद हो, अभिव्यंजनावाद हो, ठीक है, अपने समय में इसके टाइम पीरियड में जितनी भी कला शैलियाँ चली थीं या जितने भी आंदोलन चले थे, उन सब की विशेषताओं को इसने आत्मसात किया था, जिसलिए इसे चोरों का उस्ताद भी कहा जाता है। चोरों का उस्ताद भी कहा जाता है, उस्ताद भी कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसी का एक चित्र है घनवाद का, अविन्यों की स्त्रियाँ। अविन्यों की स्त्रियाँ जो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। घनवादी कलाकारों में इसके जो साथी आर्टिस्ट थे वो ब्राग थे, फर्नालेजे थे और हार्नग्रीस थे। ठीक है, उनको भी ध्यान रखिए, नाम पेपर में पूछे जाते हैं। फिर एक विकल्प है आपके पास तुजुक लोत्रेक। तुजुक लोत्रेक की जब बात की जाती है तो तुजुक लोत्रेक ये प्रभाववादी कलाकार थे, प्रभाववादी कलाकार। ठीक है, और ये पोस्टर बनाने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, पोस्टर बनाने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका एक फेमस पोस्टर है मूले रूज करके। ठीक है, वो खूब पेपर में आता है, मूले रूज करके। 1864 फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, 1864 फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। रेनाय को आप जानते हैं, प्रभाववादी कलाकारों में इनका भी नाम आता है, प्रभाववादी। स्नान मग्नाए इनका अच्छा चित्र है, ये ध्यान रखना, स्नान मग्नाए इनका अच्छा चित्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी ध्यान रखें। जन्म की बात करें तो 1841 फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। गोगा, तहती, जैसे ही गोगा आए बस सीधे आपको तहती याद आना चाहिए, तहती द्वीप। ठीक है, तहती द्वीप से संबंधित चित्रकारी किसने की थी, ये भी क्वेश्चन खूब पेपर में आता है, मिलान में आता है, विकल्प में भी डाल के पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, गोगा को। ठीक है, गोगा को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जन्म कब हुआ था? 1848। कहाँ का है? हॉलैंड का। और फ्रांस में रहकर इसने कार्य किया, फ्रांस में रहकर इसने कार्य किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या है? ये। अब गोयनिका को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अधिकांश बच्चों में या अधिकांश पुस्तकों में कहीं भित्ति चित्र की बात की जाती है, कहीं कुछ। सीधा सा पॉइंट है, कैनवास चित्र है, ध्यान रखना। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है कि गोयनिका नामक चित्र में आप कौन कौन से आंदोलनों का इफेक्ट देख सकते हैं या किन किन आंदोलनों की शैली इसमें पाई जाती है, ये भी प्रश्न आता है। तो एक प्रश्न ये आता है यहाँ पर, तो एक घनवाद की तो हाई है, घनवाद का है, अत्यथार्थवादी है, यानी कि अत्यथार्थवाद का इफेक्ट आप इस पर देख सकते हैं, प्लस अभिव्यंजनावाद। ठीक है, 3 कला आंदोलनों का इफेक्ट इस चित्र पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक मैगजीन के 2 पेजों में फैला हुआ विज्ञापन क्या कहलाता है?
जो आपकी मैगज़ीन होती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, और ये ध्यान रखिए मैगज़ीन या पत्रिकाएं, जो मैगज़ीन्स होती हैं उन मैगज़ीनों में छपा विज्ञापन सबसे महंगे विज्ञापन होते हैं। न्यूज़पेपर में तो विज्ञापन छपते हैं, वो एक आम विज्ञापन है, वो तो कोई भी छपवा सकता है, लेकिन मैगज़ीन में जो अच्छी मैगज़ीन्स हैं, टुडे इंडिया करके है, या मान लीजिए जो आपकी विदेश में एक है, कौन सी है, क्या नाम है उसका, अरे कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मैगज़ीन्स हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें विज्ञापन देना बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ऐसे विज्ञापनों को सेंटर स्प्रेड विज्ञापन कहा जाता है, सेंटर स्प्रेड, ठीक है। डबल पेज विज्ञापन, डबल पेज का विज्ञापन का मतलब यही होता है कि अगर पत्रिका में मान लीजिए एक कोई पेज है, इसके इधर विज्ञापन और इसके इधर ही विज्ञापन, इसको आप डबल विज्ञापन कह सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटर स्प्रेड विज्ञापन होते हैं, इसमें मैगजीन के बीचों बीच में, मैगजीन के बीचों बीच में जैसे आप उसको खोलेंगे तो एक साइड में विज्ञापन और जस्ट उसके बगल में विज्ञापन, ठीक है। पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, जैसे ही बीच का पन्ना मैगजीन के या पत्रिका के बीच का जैसे ही पेज आप खोलेंगे, ठीक है, तो वो जो पूरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो उस पूरे पेज पे इधर भी और इधर भी, ठीक है, उस दोनों पेज पे जो विज्ञापन होता है उसको सेंटर स्प्रेड विज्ञापन कहा जाता है, जो मैगजीन के 2 पेजों में फैला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फुल पेज इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि फुल पेज का मतलब है, मान लीजिए एक कोई पेज है, ये पन्ना, ठीक है, एक पेज इसका ये हिस्सा पूरे विज्ञापन हो गया, तो ये सेंटर में थोड़े है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ना तो डबल में है, सिंगल में है, ठीक है, और इसका कुछ डबल स्प्रेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं है, सीधे आपको ध्यान रखना है सेंटर स्प्रेड। अक्सर ये आपको पेपर में मिलेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। एक दिन समाचार पत्र जो होता है, न्यूज़पेपर, उस पर भी बात करेंगे कि समाचार पत्र जब बंद होता है तो ऐसे होता है, इसको जब खोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछता क्या है, इतना, ये इतना, कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी पूछा जाता है, कितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम में कितनी लाइनें होती हैं, कितनी उसकी चौड़ाई होती है, इन सब चीज़ों पे आपसे बात करनी है हमें, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अजंता पे। अजंता चित्रों से प्रभावित चित्रकार कौन है? आपके मन में सीधा सीधा एक ऑप्शन आ रहा होगा कि यार बंगाल शैली के कलाकार थे जिनका नाम अवनीन्द्रनाथ ठाकुर था, या हम अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को ना माने, किसी को भी ले सकते हैं कि बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में ये बात कही गई थी कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय चित्रकला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तभी कोलकाता में, या भारत में कह लीजिए, 1884 में मद्रास विद्यालय में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है जिसका नाम होता है ईवी हेवल। ईवी हेवल ने 1884 से 94 के मध्य लगभग 10 वर्षों तक भारतीय चित्रकला का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय चित्रकला आत्मा के अत्यधिक निकट है, जबकि यूरोपीय कला भौतिकतावादी है। अतः भारतीय चित्रकारों को यूरोपीय कला को न मान करके अपनी भारतीय परंपरागत अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, इनमें जो कार्य हुआ है इनको आधार लेकर चित्रण करना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि ईवी हेवल का ये मानना था कि वो यूरोपीय आर्ट को, या वो जानते थे कि भारत के आर्टिस्ट इतना मतलब तकनीकी दृष्टि से मजबूत हो रहे थे, श्रम काम की क्षमता इनमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर ये काम कर जाएंगे तो यूरोपीय आर्ट के थोड़ा बहुत समतल या मतलब बराबर में आ सकते हैं। और मैकाले की दूसरी शिक्षा नीति चल ही रही थी कि हमको अंग्रेजी शिक्षा थोपनी है, भारत की शिक्षा को तुच्छ बताना है, जो ये सिस्टम चल रहा था उस समय। तो बंगाल शैली के कलाकारों के लिए कहा गया कि बंगाल शैली के जो कलाकार हैं वो अजंता आदि से ज़्यादा इफेक्टेड, मतलब अजंता है, मुगल, राजस्थानी, जो परंपरागत चित्रकला शैलियाँ थीं, इनसे प्रभावित मानते हैं उनको, बंगाल शैली के कलाकारों को, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में हो सकता है ये बात आ जाए कि अवनीन्द्रनाथ ठाकुर वो लगा बैठें, लेकिन नहीं, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को गलत करना है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, अगर हम अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, इन सब में आपसे कहें कि अवनीन्द्रनाथ ठाकुर पर किस शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, तो आपको ध्यान रखना है इनके लिए मुगल शैली, क्योंकि इनको मुगल विषयक कलाकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगल शैली या मुगल आर्ट को आधार मानकर ज़्यादा चित्रण किया है, इसलिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बीबी मुखर्जी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर से कोई मतलब नहीं है। बसता कौन है? अमृता शेरगिल, क्योंकि अमृता शेरगिल का एक कोटेशन आपको याद होगा कि अजंता तो मेरी समझ से परे है या मेरी समझ से बाहर की चीज़ है,
ठीक है। दूसरी एक कोटेशन अमृता शेरगिल ने बंगाल सिली के कलाकारों के लिए भी कही थी। क्या कही थी? वो तो आपको सबको जानता होगा कि ये जो कलाकार हैं केवल अजंता के चित्रों का दिखावा करते हैं, ठीक है, जबकि अजंता से संबंधित उनमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए अगर यहाँ पर नंदलाल होता, इसी विकल्प में नंदलाल होता, लेकिन पहली बात होता क्यों? क्योंकि प्रश्न विकल्प आंसर किसी एक का दे सकता है, क्योंकि नंदलाल भी अजंता से बहुत नज़दीक माने जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखें, दो आर्टिस्ट हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला में जो अजंता के सबसे करीब माने जाते हैं, एक तो नंदलाल और दूसरे अमृता शेरगिल, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके बारे में एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। 1871 हैं, जोड़ा सांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखिए। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 के हैं, 1904 के, ठीक है, विनोद बिहारी 1904 के हैं और इनका नाम क्या है? विनोद बिहारी मुखोपाध्याय, है नी, ये भी तो इनका नाम है, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय, ये भी तो इनका नाम है। और कलकत्ता, बहेला कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, बहेला कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शांति निकेतन से शिक्षित हैं, शांति निकेतन का मतलब है कला भवन, शांति निकेतन का मतलब क्या है? कला भवन, और कला भवन का मतलब नंदलाल, ठीक है। तो नंदलाल बोस से शांति निकेतन में कला भवन में शिक्षित हुए और भित्ति चित्रकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। काहे के लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकार के लिए। एक इनका चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते भी होंगे, मेडिवियल हिंदू संत भित्ति चित्र हो गया। और एक इनका पेंटिंग फेमस है, द ट्री लवर, 2016 के पेपर में आपको मिली थी, द ट्री लवर करके, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पुस्तक इनकी आती है चित्रकार करके, पुस्तक आप देख सकते हैं, इस तरह की पुस्तक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी पुस्तक को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा हट गया था, ये ध्यान रखना। अमृता शेरगिल को आप जानते हैं 1913 बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, बुडापेस्ट हंगरी से हैं। भारत में फिर बाद में आई और भारत में इन्होंने शिमला में अपना स्टूडियो बनाया और वहाँ पर रहकर कार्य किया। गगनेन्द्र नाथ टैगोर 1867 के हैं, ठीक है, कलकत्ता, चूँकि उन्नीनाथ ठाकुर के भाई साहब थे, बड़े भाई थे, ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या निकला आपका? अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण के समय की ड्राइंग बनाने की प्रचलित तकनीक थी, ठीक है, इस समय के लोग किस चीज़ से ड्राइंग बनाते थे? स्केचिंग करते थे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये लिखा मिलता है कि पेस्टल रंगों का उपयोग यहाँ पर किया जाता था स्केचिंग या ड्राइंग करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। चारकोल तो कोल तार की बत्ती आप कह सकते हैं, कोल तार की बत्ती, ये आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ड्राई पॉइंट छापा चित्रण की एक तकनीक है, छापा चित्रण की एक तकनीक है, छापा चित्रण की एक तकनीक है, ठीक है। अंतः सतह के अंतर्गत आती है, अंतः सतह प्रणाली के अंतर। और अंतः सतह की जो टेक्निक होती है वो दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक तो बिना अम्ल वाली विधियाँ, जिनमें हम प्लेट को काटने के लिए अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना अम्ल वाली और अम्ल वाली। अम्ल वाली, बिना अम्ल वाली में मुख्य रूप से हम दो को रखते हैं, ठीक है। एक तो रेखा उत्कीर्ण कहा जाता है, 3 को रखते हैं रेखा उत्कीर्ण, और एक आपकी ड्राई पॉइंट हो गई और एक आपकी मेजो टिंट हो गई। मेजो टिंट में भी अम्ल के उपयोग की बात की जाती है, लेकिन वो कलाकार की इच्छा पर निर्भर करता है, कोई अनिवार्य रूप से नहीं है, ठीक है। अम्ल वाली में कौन सी है? एक आपकी एचिंग है, ठीक है, हालांकि इसको ही एचिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर एक्वा टिंट का आता है। इसमें फ़र्क क्या है? इन टेक्निक्स में फ़र्क बस ग्राउंड बनाने का है, ग्राउंड, ठीक है, वो ध्यान रखना। अम्ल वाली टेक्निक्सों में जो नाम अलग अलग किए गए, ठीक है, उनमें ग्राउंड का निर्माण सब में अलग अलग होगा और कुछ आध अपनी विशेषताएं हैं, उसके आधार पर इनका नाम अलग अलग रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। पेस्टल रंगों को आप जानते हैं, ठीक है, पेस्टल रंगों को किसी खुरदुरे कागज़ पर लगाया जाता है, जो इनकी स्वाभाविक चीज़ है। अगर इसको हम रंगांकन एक माध्यम के रूप में प्रयोग करेंगे, तो अगर इस माध्यम से आप चित्र बनाना चाहते हैं तो एक खुरदुरा कागज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उस पर इन पेस्टल रंगों को लगाया जाता है और फिर रंगों और कागज़ के बीच, यानी कि रंगों को कागज़ से जोड़ने के लिए या बांधने के लिए हम फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, जो बंधक का काम करता है, फिक्सेटिव, ठीक, ये ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंग्लिश वर्जन देखना चाहो तो इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। प्रोफेसर
एन.एस. बेंद्रेज पेंटिंग आर बेस्ड ऑन, इनकी जो पेंटिंग्स थी शुरुआती दौर की कह सकते हैं या बाद की कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाद के चित्रों में इनके हमें प्रभाववादी इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो चलो वहीं पे आ जाते हैं हिंदी वाली में, चूँकि यहाँ पर फोक आर्ट लोक कला से संबंधित नहीं है, रियलिस्टिक यथार्थवादी थे नहीं। ओरिएंटल का मतलब प्राचीन कला शैली, प्राचीन का मतलब है राजस्थानी या जो इस तरह के कलाकार होते हैं उस पर आधारित तो नहीं थी। तो बसता आपका क्या है, क्यूबिस्ट स्टाइल, क्योंकि इन्होंने कुछ शुरुआती जो काम थे या कुछ बीच में जो इनका काम था वो घनवादी पद्धति में भी देखने को मिला था। इस आधार पे हम लोग यहाँ पर सही करते हैं। आ जाइए हिंदी वाले में, आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, क्यूबिस्टिक शैली। ठीक, ये ध्यान रखना, क्यूबिस्टिक शैली। रियलिस्टिक शैली में भारत में राजा रवि वर्मा इस तकनीक के लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनके जो रियलिस्टिक पद्धति में चित्र थे तो वो पोर्ट्रेट चित्र थे, जो पोर्ट्रेट चित्र इनके थे वो रियलिस्टिक पद्धति में थे, ये ध्यान रखना मुख्य रूप से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फोक शैली, इसके लिए तो आप जानते हैं कौन से कलाकार जाने जाते हैं आपके, यामिनी राय, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ओरिएंटल का मतलब प्राचीन शैली, तो आप इनको बंगाल शैली के कलाकारों को इसमें शामिल कर सकते हैं, बंगाल शैली के कलाकारों को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन उन कलाकारों ने भी प्राचीन परंपरागत विषयों को आधुनिक तकनीक में चित्रित किया था। हम कह सकते हैं लेकिन है नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे आते हैं, कांधार किस लिए जाना जाता है। कांधार की बात यहाँ पे कांधार ना होकर के आप गांधार कर सकते हैं। कांधार भी है, अफगानिस्तान में गंधार कांधार दोनों हैं। ठीक है, तो ये किस लिए जाना जाता है। ठीक है, रंगे हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए आपकी ग्रीक आर्ट ज़्यादा प्रसिद्ध है, ग्रीक कला ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पर बर्तन पात्र चित्रण की दो तकनीकें प्रचलित थीं, लाल धरातल पर काले रंग से और काले धरातल पर लाल रंग से। एटिक जलपात्र की आप लोगों ने बात सुनी होगी। ठीक है, तो ग्रीक युग जो है, ग्रीक कला जो यूरोप में है वो रंगे हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए ज़्यादा फेमस है। और भारत में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैन चित्र, तो मध्यकाल की जो उत्तर भारत, मध्यकाल में जो उत्तर भारत था, मध्यकाल में उत्तर भारत में चित्रकला की एक शैली थी, चित्रकला की एक शैली थी। ठीक है, जिसे हम पोथी चित्रों की कला भी, पोथी चित्रों की शैली भी जानते हैं। ठीक है, इस शैली का वर्तमान नाम क्या है, अपभ्रंश शैली है। क्या है, अपभ्रंश शैली। ठीक है, ये नाम रायकृष्ण देश ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत में पश्चिम और जो आपका पश्चिम भारत है वहाँ पर इस शैली के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। शिव का सिर, तो इसको हेड ऑफ शिवा को अगर मान के आप चलें, हेड ऑफ शिवा, इसको अगर हेड ऑफ शिवा मान के चले तो ये चित्र बन जाता है नंदलाल बोस का। ठीक है, ये ध्यान रखना। बुद्ध की प्रतिमा, तो गांधार या कांधार जो है वो बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम गांधार शैली के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर शिष्ट पत्थर का उपयोग किया गया, SCHIST, शिष्ट पत्थर। ना हो तो आप, अगर कभी कभी शिष्ट पत्थर नहीं होता तो आप काला पत्थर भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो एक स्टूको की बात की जाती है कि गांधार शैली में स्टूको माध्यम में भी मूर्तियों का निर्माण किया गया था, और स्टूको वाला आपको आगे पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद एक है सिरे पर्दू, एक है सिरे पर्दू के अनुवाद होने से इसका क्या अर्थ आ जाता है। सिरे पर्दू बोल लें। ठीक है, ये एक जापानी नाम है, किस टेक्निक का है, तो लास्ट वैक्स प्रोसेस। जो लास्ट वैक्स प्रोसेस है, आगे प्रश्न है इससे, लास्ट वैक्स प्रोसेस, लास्ट वैक्स प्रोसेस इटालियन है। हाँ, ठीक है, लास्ट वैक्स प्रोसेस जो है मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है, मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है। क्या है, मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है लास्ट वैक्स प्रोसेस, इसको आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, लास्ट वैक्स प्रोसेस बोल लें। ठीक है, लास्ट वैक्स प्रोसेस बोल सकते हैं आप। और भारत में इस टेक्निक का एक मिलता जुलता रूप प्रचलन में है, जिसको हम डोकरा ढलाई कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डोकरा ढलाई कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम क्या कहते हैं, डोकरा ढलाई कहते हैं। ठीक है, और इटालियन टेक्निक है, कंफ्यूज थोड़ा सा डाउट में हो गया था इसलिए देखना पड़ा, इटालियन टेक्निक है, इसको ध्यान रखना।
इटली में इसको लास्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं। लास्ट का मतलब होता है खोना, LOST, लॉस्ट। लास्ट का मतलब होता है खोना, लास्ट वैक्स, वैक्स का मतलब मोम, और प्रोसेस माने तकनीक, यानी कि मोम को खो करके, मोम को खो करके, मोम को खो करके, ठीक है। तो एक नाम ये भी आता है। आगे जब पेपर में आप चलेंगे तो आपको इस तरह से भी प्रश्न मिलेगा कि मोम को खोने के पश्चात या मोम को खो करके किस विधा में मूर्ति निर्माण किया जाता है, इस तरह से भी प्रश्न है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाना है और उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। फायर क्ले, मिट्टी को आग में पकाना, ठीक है, मिट्टी को आग में पकाना। वैसे तो क्ले की जो मूर्तियाँ आपकी बनती हैं, ठीक है, वहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी लास्ट वैक्स, तो इसमें लास्ट वैक्स टेक्निक में भी जब आपका मोल्ड और जो मॉडल आपका होता है, जो सांचा बन के तैयार हो जाता है, उसको भी आग में पकाया जाता है, ठीक है। तो सिरे पुर्दू एक जापानी नाम है, ये एक जापानी नाम है, ये ध्यान रखना। ये इटालियन नाम है, इसी का अनुवाद है लास्ट वैक्स प्रोसेस। भारत में इसका एक रूप प्रचलित है जिसको हम कहते हैं डोकरा ढलाई, ठीक है। चोल काल की मूर्तियां आपने देखी होंगी, डोकरा ढलाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी इसी टेक्निक का उदाहरण है। और इस बार KVS के पेपर में शायद ये प्रश्न पूछा भी था कि कांसे में जो शायद चोल काल या कुछ इस तरह से आया था, तो ये भी विकल्प में था और ये भी विकल्प में था। तो भारत में इस टेक्निक का प्रचलन था और विदेश में इसे। टेक्निक प्रोसेस लगभग सेम है, अंतर इतना है कि इसमें केवल ठोस और छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसमें आपकी खोखली और बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठोस भी बनती हैं, खोखली भी बनती हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। इसमें केवल ठोस और छोटे आकार की मूर्तियां ही बन सकती हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। ये भारत में है, ये विदेश की है। रनर भी इसी टेक्निक से संबंधित है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इसमें धात उड़ेलने की ये कुप्पी होती है, धात उड़ेलने के लिए मिट्टी की कुप्पी उसी मॉडल के साथ बनाई जाती है, ठीक है। बात करेंगे इस पे आगे चल करके, आगे प्रश्न है इससे आपके पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक प्रतिरूप की बारीकी स्थापित करना, योग्यता का रिकॉर्ड या प्रतिलिपि की बारीकी क्या कहलाती है? तो उसको हम रेजुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम रेजुलेशन कहते हैं, जिसको हम DPI भी बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर DPI और ये सब जो शब्द हैं, इसको हम डिजिटल बोर्ड या TV स्क्रीन या इनमें इनका उपयोग किया जाता है। डॉट पर इंच, 1 इंच में जितनी छोटी छोटी खांचे होते हैं स्क्रीन में, उतना ही क्वालिटी आपको अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसको DPI बोलते हैं, डॉट पर इंच। रेजुलेशन का मतलब है क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी होती हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे इसमें डिजिटल बोर्ड या इस तरह से आएंगे, तो यहाँ से 72 DPI से लेकर के 72 DPI से 76 DPI, वो 96 DPI तक मानी जाती है। और जो आपकी प्रिंट मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया, उसमें लगभग 150 DPI के आसपास रेजुलेशन होता है उसका, ठीक। तो वो ध्यान रखें। मेश कपड़े से संबंध लिया जाता है जो सिल्क स्क्रीन से संबंधित है, ठीक है, सिल्क स्क्रीन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीन तो कोई भी हो सकती है, एक छापा चित्रण की स्क्रीन होती है। सिल्क स्क्रीन का मतलब होता है एक सामान्य सतह या एक फ्लैट सतह। टोन का संबंध तो रंगों से होता है। टोन को हिंदी में तान भी बोलते हैं। रंगों के हल्के व गहरेपन को टोन या तान कहते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक्रोमेटिक रंग कौन से होते हैं? तो जो तटस्थ रंग होते हैं उन रंगों को हम एक्रोमेटिक कलर कहते हैं, तटस्थ रंगों को, ठीक है। तो तटस्थ रंग इनमें कौन है? काला और सफ़ेद, ठीक है। भूरे को हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काला सफ़ेद केवल इसी में है, तो इसलिए इसको हम इसके साथ चलते हैं। नीला, पीला, लाल आप जानते हैं, प्राथमिक रंगों में इनके नाम लिए जाते हैं। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर इनको कहते हैं, ये ध्यान रखना। नीला, पीला और लाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। कौन से 2 नाम साधारणतया शिल्पकला और वास्तुकला से जुड़े हैं? इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो इन 2 शब्दों के साथ न्याय कर रहा है। न्याय का मतलब समझते हैं ना, न्याय कर रहा है, ठीक है। तो शब्द, सारा का सारा खेल नीट के पेपर में शब्दों पे और शब्दावलियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी शब्दावलियाँ आपको पकड़नी पड़ती हैं कि क्या उसकी शब्दावलियाँ होंगी,
ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए नेट का सिलेबस जब भी पढ़ें या जब भी पढ़ने बैठें तो उसकी बारीकियों को समझें। जो चीज़ें रटने वाली हैं वो तो सीधे सीधे आपको रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं चीज़ों में से वो शब्दों का हेर फेर करते हैं और वही क्वेश्चन आपको टफ बना करके दे देते हैं। ठीक है, तो यही जो माइंड सेट होता है, इसी माइंड सेट को चेक करने के लिए इस तरह के एग्ज़ाम, मतलब ये जो एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से इस तरह से रखा जाता है कि आपका माइंड सेट कितना काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कौन से दो नाम हैं? तो फॉर्म का मतलब तो रूप होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। तो आयतन तो ठीक है मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आयतन तो मिल रहा है। फॉर्म, भाई शिल्प और वास्तु में फॉर्म भी होता है, रूप भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रूप का संबंध है नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एवं वॉल्यूम, तो स्ट्रक्चर का मतलब तो संरचना हो गया, वॉल्यूम का मतलब आयतन हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर और रिदम, तो स्ट्रक्चर का मतलब तो संरचना, रिदम का मतलब लय, तो स्ट्रक्चर में रिदम भी होती है। तो ये स्ट्रक्चर और रिदम, तो रिदम का संबंध आप शिल्प, इस पूछ रहा है कि दो नाम है, इनमें से ये इनका संबंध किससे है या इनका अंग्रेजी ट्रांसलेट क्या है, इस तरह से संबंध। तो स्ट्रक्चर एवं 3 डायमेंशियल, ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब संरचना हो गया, ठीक, और 3 डायमेंशियल का मतलब है कि शिल्प जो आपकी मूर्तियां होती हैं वो भी 3 डायमेंशियल होती हैं, वास्तुकला वो भी 3 डायमेंशियल होता है। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है ये इसके साथ न्याय कर रही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या निकलता है, ये निकलता है यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रबर रोलर को कहते हैं, रबर रोलर, छापा चित्रकला से आ गया प्रश्न आपका। रबर रोलर, रबर रोलर बोल लें या रबर रोलर बोल लें, ठीक, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेयर कहते हैं। रबर रोलर जो इंक लगाने का औजार होता है उसको ब्रेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हैं विस्कोसिटी, छापा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक सतह नहीं, धातु की प्लेट पे काम किया जाता है। इस पे धातु की प्लेट, 2 लोगों के नाम आते हैं इस टेक्निक के लिए पेपर में आपसे, SW हैतर, स्टैनले विलियम हैतर का भी जिक्र आता है, और एक नाम आता है भारत से N कृष्णा रेड्डी का, N कृष्णा रेड्डी का। ठीक है, ये ध्यान रखना। एथेलिया 17 जो नाम की एक संस्था है उसकी स्थापना 1921 के आसपास मानी जाती है, 21 के आसपास मानी जाती है। कुछ बुक्स 17 में भी बात करते हैं कि 1917 में इसकी डेट मतलब स्थापना होती है। असल में एथेलिया 17 जो थी उसके 2 केंद्र थे, पेरिस और अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ से ये प्रश्न निकलता है। इस टेक्निक के लिए 2 लोगों के नाम आते हैं, SW हैतर और N कृष्णा रेड्डी। दोनों विकल्प में कभी नहीं आते हैं, जब भी आएगा एक आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन की भाषा पढ़ लेना कि कह रहा कि भारत में विस्कोसिटी प्रक्रिया के इस्तेमाल के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है। ठीक है, तो N कृष्णा रेड्डी कर देना। बाकी अगर साधारण प्रश्न आएगा कि विस्कोसिटी के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं, वैसे जो छापा आर्ट की पुस्तकें हैं उनका यही कहना है कि SW हैतर की कार्यशाला में रहते हुए N कृष्णा रेड्डी ने इस टेक्निक की खोज की थी। जो छापा चित्रकला की बुक कहती हैं वो ये कहती हैं। पेपर में कभी कभी खोज का श्रेय SW हैतर को भी दिया जाता है, कभी कभी N कृष्णा रेड्डी को भी दिया जाता है। तो पेपर की भाषा क्या होगी उसके आधार पे आपको विकल्प चुनना है, ध्यान रखना। तेल, तो तेल का कोई इस्तेमाल यहाँ होता नहीं है छापा चित्रकला में, ध्यान रखना। पतलापन रंगों का, तो रंग पतलेपन नहीं होते हैं। इंक में जो आपके जो इंक आपकी होती है वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे शीशे पर रगड़ी जाती है और उसी से छापा चित्र तैयार किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विभिन्न शक्ति के रोलर। इसमें लगभग 3 प्रकार की क्वालिटी के रोलर होने चाहिए, हार्ड, मध्यम और सॉफ्ट। 3 प्रकार के रोलरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, HMS। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सही क्या है, विभिन्न शक्ति के रोलर। ठीक है, अब इसकी खोज को लेकर के भी संदेह है। कुछ लोग या कुछ कहीं 1920 है, 1920 आएगा तो SW हैतर इसके खोज करता हो जाएंगे। चूँकि N कृष्णा रेड्डी को अगर 20 में इसकी खोज माने तो यानी कि इसकी खोज N कृष्णा रेड्डी ने नहीं की थी, चूँकि उनका 1925 में जन्म ही हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि अभी तक डेट से लेकर के इससे कोई प्रश्न नहीं है। अगर N कृष्णा रेड्डी ने इसकी खोज की होगी तो ये डेट 1950 के आसपास जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, एक्वा टिंट की बात करें। एक्वा टिंट छापा चित्रण की एक तकनीक है। अभी आपसे बात हुई थी कि छापा चित्रण की जो 4 टेक्निक्स थी, ठीक है, उसी में जो अंत सतह वाली प्रक्रिया आपकी थी जिसको हम इंटेग्रियो बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है एक्वा टिंट।
ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्वाटिंट बनाया जाता है किस चीज़ से? गम अरेबिक का इस्तेमाल लिथोग्राफी में किया जाता है, लिथोग्राफी में, ठीक। पानी भी लिथो में ज़्यादा यूज किया जाता है, लिथोग्राफी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिलेटिन का इस्तेमाल भी लिथो में भी आता है, लिथोग्राफी, ठीक। अब बचा क्या? रेजिन। रेजिन एक डस्ट होती है, क्या होती है? एक डस्ट होती है जिसको करंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करंट, ठीक है। रेजिन डस्ट को धातु की प्लेट पर एक डस्ट बॉक्स होता है, ठीक है, डस्ट बॉक्स होता है, यहाँ पर जाली लगी होती है और यहाँ पर स्टैंड लगा होता है, इसमें पंखे लगे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओ सॉरी, ज़्यादा ऊपर पंखे लग गए, नीचे पंखे लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जो बाहर से हाथ से पंखा चलेगा और यहाँ पर एक पंखा लगा होता है ऐसे ऐसे करके जो अंदर हवा क्रिएट करता है। यहाँ पर प्लेट रखी जाती है गर्मा करके और एक पोटली होती है कपड़े में, इस डस्ट को भर के इसके ऊपर छिड़का जाता है और वो डस्ट जो होती है वो नीचे यहाँ पर आकर के प्लेट से चिपक जाती है, चूँकि प्लेट हीट होती है इस वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना, डस्ट बॉक्स कहे, रेजिन कहे या डस्ट कहे, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? एक्वाटिंट तकनीक में होता है, ध्यान रखें, ठीक है। आ जाइए, प्रश्न संख्या अगली आती है हमारी और वो है 17। भ्रांतिपूर्ण छपे आकार दोहराना और एक हिस्से को साफ और दूसरे हिस्से को कम सुस्पष्ट दिखाने की विधि, ठीक है, किस में आती है? घोस्टिंग, ट्रांसल्यूशन, रिफ्लेक्शन या ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ट्रांसल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ मतलब खास इसका क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका ये सही, ये आपको ध्यान रखना, इसमें ही इस प्रकार की बात की जाती है, इसका संबंध लिथो पद्धति से स्थापित किया जाता है, ठीक है। आ जाइए, फिर सर्वरी राय चौधरी को जाना जाता है। तो सर्वरी राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं, एक मूर्तिकार हैं, ये ध्यान रखना, और किस प्रकार के मूर्ति शिल्पों के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वरी राय चौधरी जो हैं वो किस प्रकार के मूर्तियों के लिए फेमस हैं या किस प्रकार की, इनका माध्यम क्या है, यही आपसे प्रश्न कह रहा है कि इनका माध्यम क्या है, कि सर्वरी राय चौधरी का माध्यम क्या है, किस लिए ये जाने जाते हैं। तो बड़े कंपोजिशन के लिए, पत्थर के शिल्प के लिए, फाइबर ग्लास के लिए, ठीक है। इसमें जो सर्वरी राय चौधरी की अगर हम बात करें, ठीक है, सर्वरी राय चौधरी तो धातु माध्यम में सर्वरी राय चौधरी धातु माध्यम में संगीतकारों और कवियों के लाइव पोर्ट्रेट बनाती हैं, लाइव पोर्ट्रेट, ठीक है। तो अगर हम इनके माध्यम धातु को मानकर चलें और पोर्ट्रेट को ध्यान में रखें, पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट बनाती हैं, तो माध्यम इनका धातु हो गया, कंपोजिशन से कोई मतलब नहीं। कंपोजिशन के लिए तो आप डीपी राय चौधरी को कह सकते हैं, क्योंकि उनकी मूर्तियाँ बड़े कंपोजिशन है ना उनकी मूर्तियाँ, तो उसको आप कह सकते हैं। फाइबर ग्लास में रत्नावली कांत फेमस है इसके लिए, रत्नावली कांत और रविंदर रेड्डी, दो मूर्तिकार हैं जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पोर्ट्रेचर वाला जो आपका है विकल्प, पोर्ट्रेचर वाला, इसके साथ हमें चलना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान रखिए। आ जाइए अगले पे, स्पेस क्या है, ये तो फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो स्पेस क्या है? एक क्षेत्र होता है, स्पेस, ठीक है, स्पेस का मतलब एक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। अगला है डांस ऑफ शिवा लिखने वाले कौन हैं? इनके बारे में ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग बढ़ाते हैं और बात करते हैं डांस ऑफ शिवा की। डांस ऑफ शिवा लिखने वाले हैं, यानी कि डांस ऑफ शिवा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो इसके बारे में जानने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, BN गोस्वामी। चूँकि राइट आंसर तो हम जानेंगे ही जानेंगे कि क्या है, लेकिन अन्य चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं क्या है। BN गोस्वामी, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी इनका पूरा नाम है, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक। 1933 पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान पे, और पहाड़ी शैली पे काम किया है उन्होंने, पहाड़ी शैली, ठीक है।
अब इनकी पुस्तकों की अगर बात करें तो एक पुस्तक इन्होंने नैनसुख पर लिखी है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक इनकी आती है द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये ठीक है, बी एन गोस्वामी। बी एन गोस्वामी ने हाँ ये ध्यान रखना, और गुल्लेर शैली पे नैनसुख पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो ध्यान रखना, ठीक है। रतिन परमु बड़ौदा ग्रुप से संबंधित हैं, जो आपका बड़ौदा ग्रुप था उससे संबंधित हैं, ठीक है। 1936 के हैं, 1936 श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और दूसरा एक पॉइंट आपका आता है थ्री टैगोर, इनकी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्री टैगोर इनकी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक और इनकी बड़ी अच्छी है, थ्री टैगोर के अलावा एक पुस्तक और इनकी अच्छी है, लाइफ ऑफ बुद्धा इन इंडियन, लाइफ ऑफ बुद्धा इन इंडियन स्कल्पचर, ठीक है, इंडियन स्कल्पचर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को इन्होंने मोनालिसा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, ऐश्वर्या राय, ठीक, ये ध्यान रखना। अब राइट आंसर क्या है, तो ए के स्वामी, ये इनका राइट आंसर है। 1877 कैंडी श्रीलंका में जन्मे, कैंडी श्रीलंका में जन्म हुआ था इनका, ये ध्यान रखना है। कैंडी श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। कार्यस्थली इनकी यूएसए यानी कि अमेरिका रही, बोस्टन संग्रहालय, ठीक है, ये ध्यान रखना। कई सारी पुस्तकें हैं इनकी, डांस ऑफ शिवा है, राजपूत पेंटिंग है, इन सारी पुस्तकों के बारे में आप जानते हैं। जयाप्पा स्वामी, ठीक है, इनके बारे में भी आप जानते हैं। 1918 चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं। ये भी चित्रकार, कला समीक्षक और इतिहास लेखन के रूप में जानी जाती हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। इसमें क्या है, अब ये कथन वाले प्रश्न होते हैं, बड़ा ही सोच समझ के आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री थ्योरिकल चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, तो कथन आपके आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर 7 प्रश्न हैं, लगभग 7 प्रश्न हैं, अगर आप ठीक ठाक भी अनुमान लगा करके पढ़ करके लगाते हैं तो 5 में से 4 या 5 आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ के देते हैं। अंबाजी के नरम मार्बल के कारण दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी बड़ी बारीकी से बनाई गई। अंबाजी, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नागर शैली के मंदिर हैं, ठीक है। सोलंकी वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। बिमल शाह बसही का नाम आपने सुना हो, बिमल शाह बसही हैं, लूड़ बसही करके हैं, वो ध्यान रखना है। सोलंकी वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण किया। इन राजाओं के जो सामंत थे, जो मंत्री थे, सामंत नहीं मंत्री थे, उन लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक। संगमरमर के तो ही है, मार्बल की बात कर दी गई है आपसे। सोलंकी वंश के मंदिर हैं और कहाँ स्थित हैं, तो राजस्थान के सिरोही जिले में। और एक प्रश्न और पूछा जाता है माउंट आबू पर्वत पर, ठीक। नागर शैली के मंदिर हैं और नागर शैली के सबसे अलंकृत मंदिर माने जाते हैं। श्रेष्ठ की बात करें तो खजुराहो चले जाइएगा, कंदरिया महादेव मंदिर को देख लीजिएगा, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर है जैनवाद का होने के कारण दिलवाड़ा मंदिर की नक्काशी बड़ी बारीकी से की गई है। सीधा सा पॉइंट कि जैनवाद से ये संबंधित हैं, तो ठीक है। मार्बल से बने हैं दिलवाड़ा के मंदिर और जैन धर्म से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों ठीक है, यानी कि कथन है और उसका जो कारण है, ठीक है, ये जो बात कही गई है, क्यों कही गई है, उसका कारण कहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टाइपोग्राफी टाइप जांचने और उपयुक्त टाइप व्यवहार में लाने की कला है, ठीक है। ये है कथन। ये बात क्यों कही गई, इसका कारण जानते हैं। टाइपोग्राफी एक टाइप फॉर्म, टाइप डिज़ाइन करना, तकनीक, बारीकियां, प्रत्यक्षता एवं टाइप की मनोवैज्ञानिकता का विज्ञान है, ठीक है। तो इतनी सारी खूबियां इसके अंदर विद्यमान हैं और इतनी सारी खूबियों की बात की गई है, इस कारण टाइपोग्राफी टाइप जांचने और उपयुक्त टाइप व्यवहार में लाने की कला है। टाइप जो आपके लेटर्स होते हैं, उनको लिखने की जो स्टाइल आप देखे होंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी राइटिंग तो नहीं है, लेकिन हम लिखने का प्रयास करते हैं।
देखिए, जैसे हमें लिखना हो गोदरेज, तो इसको और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो टेक्निक्स है, ये जो अक्षरों की लिखने की स्टाइल है, इसको टाइप कहते हैं। अलग अलग समय पर, अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके के अक्षरों का विकास किया गया, अलग अलग डिज़ाइंस के अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं टाइप। ठीक है, ये ध्यान रखना, वही अक्षर है। इसी के बारे में हम लोग एक चैप्टर अपने हैं नेट के सिलेबस में, टाइपोग्राफी, जो इसी की हिस्ट्री बताती है। ठीक है, इसी की हिस्ट्री बताती है, इसी के बारे में हमें एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और सही क्या है इसका, तो इसका भी दोनों सच हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और अगले पेज पे, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। पिकासो अफ्रीका की मूर्तियों से प्रभावित थे, खासकर लकड़ी के सरल ज्यामितीय मुखौटों से। ये तो पढ़े हम लोग कि पिकासो जो अफ्रीका की, मतलब ये जो मूर्तियां हैं अफ्रीका की, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो है पिकासो अफ्रीका की मूर्तियों से प्रभावित थे, खासकर लकड़ी के सरल ज्यामितीय मुखौटों से। ये प्रश्न आपसे क्या किया जा रहा है, कारण क्या है। पिकासो यूरोप की प्रवृत्ति के अनुसार ज्यामितिक काम कर रहा था, वह शायद ही कभी अफ्रीका मुखौटों की ओर मोहित हुआ था। ठीक है, ये जो बात कही गई है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसकी वजह से ये वाला पॉइंट आपको गलत, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें कि वह शायद ही कभी अफ्रीका मुखौटों की ओर मोहित हुआ था, तो ये तो गलत बात है ना भाई। अफ्रीका की मूर्तियों को तो उसने देखा था, तो ये गलत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो है, इसमें आधी ये बात ठीक है, लेकिन ये आधी बात गलत है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कौन सा विकल्प चुनेंगे कि ए तो ठीक है और आर आंशिक रूप से ठीक है। आंशिक रूप से ठीक का मतलब क्या है, ठीक है, हाँ, आंशिक रूप से का मतलब है कि यार थोड़ा ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन इतना ये इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, अगर ये ना कहता कि वह शायद ही, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या निकलेगा इसका, डी वाला। ठीक है, आ जाइए। आप लोग परेशान मत होइएगा, अगर कोई मान लीजिए कोई प्रश्न आपको डाउट में लग रहा होगा, ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उसको ठीक कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि माइंड सेट में प्रश्न को पढ़ते वक्त कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हाँ, पता चला ध्यान कुछ और था, लगा कुछ और गए, या बोल कुछ और गए, ये भी होता है कभी कभी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जो भी आपके वीडियो आते जाएंगे, पिछले वीडियो की जो भी गलतियाँ होंगी उसमें हम लोग ठीक कर लेंगे। अधिकांशतः ऐसा होगा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें और मेहनत के साथ काम करिए। क्या है कथन, एचिंग प्रिंट धातु की प्लेट या कोई सशक्त सतह पर बनाया जा सकता है। एचिंग जो प्रिंट है, जो एचिंग प्रिंट मेकिंग है, जो एचिंग तकनीक है, धातु की प्लेट या कोई सशक्त सतह पर बनाया जा सकता है। तो सशक्त सतह का मतलब धातु के अलावा इससे सशक्त सतह तो कोई नहीं होती जो धातु की प्लेट के अतिरिक्त। तो पहला तो ठीक है ना कि एचिंग जो छापा होता है, जो एचिंग छापा चित्र होता है, वो धातु की प्लेट पर ही बनाया जाता है, या कोई सशक्त सतह कह लें। तो धातु की प्लेट से ज़्यादा सशक्त सतह कौन सी होगी, कोई नहीं। तो पहला वाला ठीक है। एचिंग बगैर किसी तकनीकी सहायता से बना, ये गलत बात है भाई तकनीकी सहायता तो लेनी पड़ती है ना उसमें भी। भाई प्लेट आपके पास होगी, प्लेट में औजार लगेंगे, प्लेट को काटी जाएगी, प्लेट को जैसा चित्र छापना होता है उस आकार की प्लेट काटी जाएगी, फिर उस प्लेट पे ग्राउंड के लिए उस प्लेट को तैयार करना होगा, उसके साइड्स जो धार होगी उसमें उसको रगड़ना पड़ेगा। एक बोरी रखी जाती है, एक मतलब कुछ इस तरह का रखा जाता है कि जिससे उस पर अगर हम प्लेट रखें तो प्लेट इधर उधर फिसले ना। अधिकतर जो बालू की भरी बोरी होती है वो उडकट का जब काम होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें धातु की प्लेट में बहुत सारे औजार लगते हैं, प्लेट को पकड़ने के लिए, प्लेट की धार को रगड़ने के लिए, फिर स्टोव चाहिए, स्टोव पे प्लेट को गर्म करते हैं, फिर ग्राउंड बनता है। जो नॉर्मल एचिंग की तकनीक होती है वहाँ पे हम डामर या असफाल्टम का लेयर लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एचिंग तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो ग्राउंड, अगर कोई लोग ग्राउंड ना जानते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे गांव में पुराने समय में गांव में जो आते थे, जो बाल्टी टपकती थी हमारी लोहे वाली, वो जब बाल्टियाँ टपकती थी तो जो बाहर मतलब लोग आते थे बाहर से तो उन बाल्टियों को ठीक करते थे। वो देखे होंगे उनके पास काला काला सा होता था वो डामर टाइप का। ठीक है, एक तरफ बाल्टी को आग पे रखा और अंदर से लगा के उसको रगड़ दिया,
ऐसे ही काम इस प्लेट पे किया जाता है जब ग्राउंड अस्फाल्टम का बनता है। ठीक है, एक्वा टिंट में रेजिन डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाएंगे शुगर ग्राउंड एक्वा टिंट, वहाँ पर चीनी के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी प्रक्रिया आगे की जो होती है वो सेम टू सेम होती है। ठीक है, अम्ल को प्लेट को अम्ल से भरे टब में डाला जाता है और अम्ल फिर प्लेट को काटना शुरू कर देता है, जो पार्ट खुला होता है प्लेट का। इस पर भी बात करेंगे, टेक्निक्स को लेकर के भी आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो तकनीकी सहायता चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत है। तो यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ए ठीक है, आर गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर निकला, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है। घनवाद सबसे पहला अमूर्त कला आंदोलन माना जाता है। मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1907 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तत्पश्चात कुछ असंबंध आंदोलन जैसे एक्सप्रेशनिज्म जो आपका ये भी 1907 के आसपास जर्मनी में इसकी बात की जाती है। 1907 में 5 नहीं कहेंगे, 5 इसलिए, हाँ कहीं कहीं 5 की बात की जाती है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5 में जिस जर्मनी में जब जाता है और वहाँ पर जिन कलाकारों के समूह से जुड़ता है, द सेतु, द ब्रिज, उस समूह की स्थापना 1905 में हुई थी। उसी समूह के, चूंकि फ्रांस में इधर घनवाद शुरू हो चुका था। अच्छा, 1905 में फाववाद यहाँ पर स्थापित था फ्रांस में पहले। तो 1905 में फाववादी कलाकारों का एक दल या एक समूह या कुछ उस शैली के कलाकार जो थे, जब फ्रांस में घनवाद की शुरुआत हो गई तो कुछ फाववादी आर्टिस्ट थे, जिनमें एक माती साहब के थे, वो तो फेमस ही हो गए थे, लेकिन बाद के जो भी आर्टिस्ट रहे होंगे वो फ्रांस छोड़ करके जर्मनी पहुँच गए। और जर्मनी में पहले से एक स्थापित ग्रुप था द ब्रिज करके। तो उसी ग्रुप के कलाकारों के साथ कुछ आर्टिस्ट जुड़े और इन आर्टिस्टों ने मिलकर के चित्रण की एक नई शैली को विकास दिया, जिसको हम अभ्यंजनावाद के नाम से जानते हैं। इसी को हम ये कह लेते हैं कि इसे जर्मन का फाववाद भी कहते हैं। जर्मन का फाववाद भी कहते हैं, क्योंकि फाववादी शैली की ही विशेषताएं लेकर के ये जर्मनी में विकसित हुआ था। तो 1907 ये ध्यान रखें। सुरलिज्म जिसको हम अत्यथार्थवाद कहते हैं, 1920, कई सारी डेट्स हैं, 20, 22 और 24 के आसपास ये हमें देखने को मिलता है। फ्यूचरिज्म जिसकी बात भविष्यवाद के नाम से करते हैं, 1909 और 10 के बीच में। ठीक है, तो 1909 और 10 के बीच में भविष्यवाद आ जाता है आपका। ठीक है, तो बाकी घनवाद सबसे पहला अमूर्त कला आंदोलन की बात की जाती है कि इसमें जो रूप बनाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं ज्यामिति या इस प्रकार से हमें रूपों का अंकन देखने को मिलता है, इसलिए इसका अमूर्त कला के रूप में मान लिया जाता है। बाकी आप जानते हैं कि ज्यामिति अमूर्त आर्ट की शुरुआत पीएट मोदरियान के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं, और उसके बाद फिर दादाइज्म की बात आ जाती है 1916 में, दादावाद जो जन्मा। ठीक है, तो इन सबको हम मान के चलते हैं। तो इसके बाद तत्पश्चात कुछ असंबंध आंदोलन जैसे, तो इन आंदोलनों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ठीक कर लीजिए, ए और दोनों ठीक हैं। ये इसका रीजन है और इसका कारण है। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर है एक्रेलिक रंगों के गुणों ने चित्रकारों की चित्रकला में मूलतः परिवर्तन किया। भाई ठीक है, परिवर्तन किया उसने, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम था, ये एक सिंथेटिक रंग कहे जाते हैं, ये एक ऐसा माध्यम था। एक्रेलिक जो रंग हैं इनको सिंथेटिक माध्यम के रूप से भी मतलब संबोधित किया जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा माध्यम था कि इसको आप पानी के साथ लगाएं या तेल रंगों के साथ लगाएं, बहुत जल्दी ये रंग सूख जाते हैं। ठीक है, ये इनकी खास बात है कि ये रंग बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए इन्हें जल्द सूखने वाले रंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें जल्द सूखने वाले रंगों की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, भारत में इस प्रकार के चित्रों के लिए आप जानते हैं सतीश गुजराल का नाम लिया जाता है, और इन रंगों का प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, इन रंगों का प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ तो हो गई ऊपर कि मूलतः परिवर्तन किया। ठीक है, एक्रेलिक रंग पानी में घुलने वाले हैं और शायद प्रारंभ में तेल से पहले पतले कर सकते थे। तो पानी में तो घुलते हैं, लेकिन ये तेल में भी घुल जाते हैं। पतले कर सकते का मतलब नहीं है यहाँ पर पतले कर सकने का मतलब नहीं है, तेल रंगों से पतले नहीं किए जाते हैं। कहता है कि शायद प्रारंभ में तेल से पतले कर सकते थे। ठीक है, प्रारंभ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है
आगे की बात तो ठीक है कि एक्रेलिक रंग पानी में घुलने वाले हैं, पानी में भी घुल जाते हैं, तेल में भी घुल जाते हैं, लेकिन अधिकतर इनको जल रंगों के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है और वही अच्छा रहता है। और ये शायद प्रारंभ में तेल से पहले पतले कर जाते, तो ये थोड़ा गलत हो गया। इस पूरी लाइन में आधा ये सही है, आधा ये गलत है। पतले नहीं किए जाते हैं, इस माध्यम में भी आप इनको घोल करके कैनवास पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो पूर्ण रूप से ठीक है, ठीक है, तो पहला तो पूर्ण रूप से ठीक है, और आर जो है वो आंशिक रूप से ठीक, आंशिक का मतलब आधा ठीक है, आधा गलत है, तो ये ठीक कर लीजिए, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। कथनों को जितनी बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार जब भी आपके पास पेपर में कथन मिले, अब तो खैर नहीं ज़्यादा आते हैं, लेकिन पहले 7 कथन वाले, 7 मिलान वाले और 7 क्रम लगाने वाले, ये पेपर में प्रश्न आपको मिलते थे। अब तो खैर कोई कंफर्म नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएंगे, अब कथन वाले बहुत कम आते हैं, उनकी जगह चित्रों ने ले ली है। 28वां प्रश्न हमारा आता है कि हर शिशु में एक कलाकार है। ठीक है भाई, है, कोई दिक्कत नहीं है, हर शिशु में एक कलाकार जीवित है। देखते हैं कि बच्चे चाक लेते हैं और दीवारों पे या मतलब पेन वगैरह कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जिनसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रेरणा ली थी बच्चों से, बच्चों जैसी कला। तो हर एक शिशु में कलाकार है। ठीक, ये बात तो ठीक है यहाँ तक। दूसरा पढ़िए कथन क्या है कि शिशु एक मानव जैसा ही अपने व्यक्तित्व, क्या लिखा है, शिशु क्या है कि शिशु एक मानव जैसा ही अपने व्यक्तित्व एवं विशेष सिद्धांत की खोज एवं शिशु कला की खोज समांतर है। ठीक है, तो शिशु एक मानव की भांति ही अपने व्यक्तित्व और सिद्धांतों की खोज में लगा रहता है। हालांकि वो परिचित नहीं होता है कि हम किस चीज़ की सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लगा रहता है उस चीज़ के बारे में, कुछ नया खोजने के चक्कर में, है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ए तो ठीक है, और हाँ ए तो ठीक है, ए और आर दोनों ठीक हैं, आर ए का ठीक विवरण है। ठीक है, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, नहीं वाला कोई मतलब ही नहीं बनता है, जहाँ जहाँ नहीं है वो सब काट दीजिए, तो बचा क्या आपका ये वाला, इसको आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न है कि सेरिफ टाइप के अक्षरों के तने और बाहों, सेरिफ टाइप के अक्षरों के तने और बाहों के अंत में रेखाएं होती हैं, कैसे, आइए देखते हैं। इस तरह से कह सकते हैं। सेरिफ भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ में देखे होंगे आप इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ये कई टाइप के होते हैं। कुछ में गोल बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, आप देखे होंगे, अक्षर देखे होंगे। कुछ में ये मान लीजिए ए है, ऐसे ऐसे लेटर्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके। तो ये जो होते हैं इसको सेरिफ बोलते हैं, इसको सेरिफ बोलते हैं। ठीक है, यही जो होते हैं ये जो कर्सिव होते हैं इसको हम सेरिफ बोलते हैं। तो सेरिफ टाइप के अक्षरों के तने, तने का मतलब ये, इनमें तने और बाहों के अंत में रेखाएं होती हैं। तो इनके अंत और रेखाओं में क्या रेखाएं हैं। ठीक है, तो ए वाला जो है आपका, ए वाला, ठीक है, तने और रेखाएं होती हैं। सेरिफ टाइप के अक्षरों का एक खास स्वरूप है जिसमें पतली और मोटी रेखाएं और तने और बाहों के अंत में रेखाएं होती हैं। वही बात घुमा घुमा के रख रहा है भाई, मोटी भी हैं यहाँ पर और पतली भी हैं, मोटी रेखाएं भी हैं, पतली रेखाएं भी हैं, सारी की सारी इस्तेमाल की गई हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और आर दोनों सच हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों सच होती हैं, चूँकि ऊपर का जो कथन है उसका कारण नीचे स्पष्ट है और वो भी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, आइए उसको देखते हैं। आरंभ से ही वुडकट एवं वुड इनग्रेविंग के माध्यम का उपयोग चाक्षुष अभिव्यंजना एवं निदर्शन के लिए अत्यधिकता के साथ किया जा रहा है। शुरुआत से ही, यानी कि बहुत पहले से, क्योंकि शुरुआत ही छापा आर्ट की किससे होती है, वुडकट से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर वुडकट प्रारंभ से किसी भी लकड़ी के लेटे रेशे पर किया जा सकता है, लकड़ी का लेटा रेशा हो तब भी चल सकता है, पर वुड इनग्रेविंग के लिए विशेष लकड़ी की आवश्यकता होती है जिसके रेशे घने होते हैं और इसके खड़े रेशों में काटा जाता है, इसको खड़े रेशों में काटा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये इसकी विशेषता भी है। वुड इनग्रेविंग के साथ में आप इसकी विशेषता भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक जो चाहिए वो खड़े रेशों वाला ही चाहिए, जिनमें चाहिए तो वुडकट के लिए भी, लेकिन वुडकट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वुड इंटीग्रेलियो के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका ब्लॉक है लकड़ी का, जो लकड़ी का आपका ब्लॉक होता है, जो लकड़ी का आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, जो लकड़ी का ब्लॉक होगा वो खड़े रेशों वाला ही होना चाहिए।
ठीक है। तो इसलिए ऊपर की बात सही है, नीचे की भी बात सही है, तो इसलिए क्या है, ए और दोनों ठीक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रिंट, नॉन वर्बल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, ये जो कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं, कम्युनिकेशन का मतलब है कि कैसे व्यक्ति ने अपनी बातचीत शुरू की होगी, उसका क्रम लगाना है आपको। कि सबसे पहले क्या, नॉन वर्बल, यानी कि कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है, कोई बातचीत नहीं हुई, तो ऐसी चीज़ हम कहाँ पर देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। वहाँ पर क्या था, चित्रों के माध्यम से, चित्र देख के अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती थीं। क्योंकि भाषा उसका कोई डेवलप नहीं हो पाया था वहाँ पर, मानव उस समय डेवलप नहीं जानता था। जो कुछ करता था अपने चित्रों के माध्यम से अपनी बात को रखता था। जैसे शिकार पर गए, बाकी लोग यहाँ पे होंगे जहाँ पे वो रहता था गुफाओं में, तो वो वहाँ की घटना को कैसे व्यक्त करते, तो उन्हीं घटनाओं को उन्होंने उन चित्रों पर अंकन करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे हम लोग, नॉन वर्बल को। किसको लेकर के आएंगे हम लोग, नॉन वर्बल को। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले किसको लेकर के आएंगे हम लोग, नॉन वर्बल को। तो नॉन वर्बल में क्या है, तो नंबर 1 पे हो गया आपका नॉन वर्बल। ये क्रम लगाने वाले क्वेश्चन आपके हैं, वो मिला, हाँ मतलब वो वाले हैं, कोड वाले। ठीक है, फिर उसके बाद जब इस तरह की बात हो गई तो फिर क्या आया, फिर उसके बाद बात आ जाती है, धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, विकास हुआ, ठीक है, तो प्रिंट, कागज़ पर छपी चीज़ें, उससे आपको संदेश भेजा गया। भाई तब टेलीफोन और इसकी कोई तो आवश्यकता थी नहीं, या डेवलप नहीं हो पाया था, तो क्या हुआ, प्रिंट की छपाई हुई, यानी कि समाचार पत्र, चिट्ठी वगैरह के माध्यम से आपने कम्युनिकेशन करना शुरू किया, तो ये 2 नंबर दे दीजिए इसको। फिर उसके बाद फ़ोन डेवलप हुआ, बातचीत की गई आपसे, तो इसको आप 3 नंबर पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद वीडियो कॉल आप करते हैं, कम्युनिकेशन, आप वीडियो कॉल करते हैं, टीवी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आया, ऑडियो विजुअल, जिसको हम 4 नंबर पे, इसको एक नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा, और पहला इसका आप सही कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे वही बात है कि नॉन वर्बल यानी कि प्रागैतिहासिक काल से, जहाँ पर मतलब कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, फिर प्रिंट, समाचार पत्रों के माध्यम से या इस तरह से जो भी कम्युनिकेशन स्थापित किया गया, फिर रेडियो, मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं या रेडियो कह सकते हैं, रेडियो का विकास है, डेवलप, फिर उधर टीवी आ गई आपकी। तो ये सब चीज़ें हैं, उसी आधार पे आपको कह रहा है इसको सही करने के लिए। ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही घुमाऊ टाइप का है, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको हल करने की। सबसे पहले ध्यान, इच्छा, अभिरुचि या क्रिया, क्या मन में उत्पन्न होगा, साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा हुई, किसी चीज़ की आपको इच्छा हुई, फिर आपने क्या किया, वो पॉइंट है। मान लीजिए कि हमें ये पेन है, इसे लेने की मुझे इच्छा हुई। ठीक है, यार इच्छा है मेरी कि मैं क्या करूं, मतलब इस तरह से मेरी इच्छा है। एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर, एक प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी काम में रुचि नहीं होगी तो इच्छा कहाँ से आएगी। और हम ये कहते हैं कि पहले इच्छा होनी ज़रूरी है, मन में विचार आना ज़रूरी है, फिर उसके प्रति आपकी रुचि है या नहीं है वो आपको दिखानी है। अगर रुचि है, ठीक है, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको हम अभिरुचि यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, अभिरुचि आ गई, फिर जागरूकता, ध्यान जिसको कहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या कह लें यहाँ पर, ध्यान कह लें। इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका क्या लिखा है इसमें, अटेंशन। ठीक है, जागरूकता कह लें, या आप जागरूक हैं कि नहीं। फिर हमने उसके बारे में जागरूकता ग्रहण की, फिर हमने क्या किया, उसके बारे में जागरूकता की, फिर हमने प्रतिक्रिया की कि इस पेन को खरीदने की मेरी इच्छा हुई, फिर मैंने इसमें रुचि दिखाई कि हाँ यार देख ले, फिर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जागरूकता क्या है, तो इसके प्रति हम जागरूक हुए, और फिर इसको फिर हमने खरीद लिया, यानी कि हमने क्रिया कर ली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी पेपर में आपको प्रश्न मिले, नंबर 1 दे दीजिए, और नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, और नहीं, फर्स्ट सेकंड इसमें आ नहीं रहा है कहीं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड के साथ चलते हैं, सेकंड कहीं नहीं है। हाँ, इच्छा, और ये थर्ड वाला नहीं, फर्स्ट तो है नहीं, ध्यान, जागरूकता,
हाँ, इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विज्ञापन है, तो क्या किया गया, अगर उससे जोड़कर देखें तो क्या होगा, फर्स्ट थर्ड और हाँ ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञापन है, तो विज्ञापन में अगर हम देखें तो जागरूकता, आपको किसी प्रोडक्ट के प्रति जागरूक किया जाता है, ठीक है। फिर आपकी, वैसे इसका जो सबसे सही आंसर है वो यही होना चाहिए। विकल्प थोड़ा सा हमें इसमें गड़बड़ लग रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप इसको इस तरह से लगा लीजिए, नंबर 1 इच्छा कर दीजिए, नंबर 2 अभिरुचि कर दीजिए, अभिरुचि, ठीक है, और नंबर 3 अभिरुचि कर दीजिए, और नंबर 3 पे आप ध्यान ले आइए। ये नंबर 2 कर दीजिए, नंबर 3 पे आप ध्यान ले आइए, और नंबर 4 पर आप क्रिया कर दीजिए, प्रतिक्रिया, जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला आंदोलनों को अनुक्रमिक स्थिति के अनुसार ठीक क्रम को बताइए। अब इसमें कला आंदोलन उसने डाल दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो कला आंदोलन प्रश्न में डाले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे अगर लगाना चाहें तो देखिए लगेगा या नहीं लगेगा। मातिस फाववाद के हैं और फाववाद 1905 में। पिएट मोदरियान नव लचीलवाद के हैं जो कि 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगर उससे लगाएं तो 1905, 1917 और मार्क रोथको जो इनकी कलर फील्ड पेंटिंग थी 1960 की आ जाती है, और एंडी वारहोल पाप कला के हैं 1950 के आसपास, तो 1950, ठीक है। इससे लगाएंगे तो 5 पहले मातिस, ठीक है, और 17 फिर नहीं, ठीक है। ये प्रश्न दे दिया है उन्होंने कि कला आंदोलनों को क्रमिक स्थिति के अनुसार ठीक क्रम को बताएं, ठीक है। उस स्थिति से आपसे बोल रहा है ये, ठीक है। उस स्थिति से अगर कला आंदोलनों को आप ध्यान में रखेंगे तब ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि पाप कला 1950 में आया, और पाप से आपसे संबंधित एंडी वारहोल, ठीक है, एंडी वारहोल का नाम आता है, ठीक, पाप आंदोलन से। तो ये तो 1950 में लास्ट में आ जाएगा, और मार्क रोथको 1960 के हो जाए। इससे नहीं, हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ से के साथ जाना है, हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना है, ठीक है। हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना है, और हम इनकी डेट ऑफ बर्थ से बात करेंगे। मातिस, हेनरी मातिस की डेट ऑफ बर्थ 1869 फ्रांस के हैं, तो 1869 फ्रांस के हैं और फाववादी कलाकार हैं। फिर है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं किसका, मार्क रोथको का। मार्क रोथको 1903 के हैं, 1903 है, और इनका जन्म स्थान है लताविया करके कोई है, लताविया करके, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश बताया जाता है, कंट्री। लेकिन इनका संबंध कहाँ से, यूएसए यानी कि अमेरिका से इनका संबंध रहा मार्क रोथको का। ये आपको ध्यान रखना है। मार्क रोथको 1970 अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके 1903 के हो गए। पिएट मोदरियान की बात करते हैं, जो आपके पिएट मोदरियान हैं, और पिएट मोदरियान की जो डेट ऑफ बर्थ है, पिएट मोदरियान 1872 के हैं, नीदरलैंड के, नवलचीलवाद के संस्थापक। एंडी वारहोल 1928 के हैं, 1928 अमेरिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1928 अमेरिका के हैं, एंडी वारहोल पाप कला का है। आप क्रम लगा लीजिए, तो 1869 के बाद 1872 आना चाहिए, और 1872 के बाद 1903 आना चाहिए, फिर 1928, यानी कि विकल्प कौन सा है हमारा, 2। तो राइट आंसर क्या है, 2। ये ध्यान रखें। ये प्रश्न भी गड़बड़ है, ये जो नीचे है, अंदर से खाली सांचे द्वारा बनाए गए शिल्प को सही क्रम में, ये भी लास्ट वैक्स प्रोसेस की टेक्निक का एक फार्मूला है। लास्ट वैक्स टेक्निक, लास्ट वैक्स तकनीक का एक टेक्निक है ये। इसमें कह रहा है कि अंदर से खाली सांचे द्वारा बनाए गए शिल्प को सही अनुक्रम में लगाइए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई मान लीजिए आप मूर्ति आपने बनाई मिट्टी की, फिर उससे आपने सांचा ले लिया, उससे आपने सांचा ले लिया, ठीक, ये काम कर लिया आपने। सांचे में जो आकृतियाँ या रूप आपने मिट्टी में बनाई होंगी, मिट्टी से बनाई होगी, प्लास्टर का सांचा लिया जाता है, ये ध्यान रखिए, प्लास्टर का सांचा लिया जाता है। मिट्टी की जगह आप मोम की भी, पुतला जो होता है वो आप मोम का भी बना सकते हैं। ये काम भारत में ज़्यादा होता था डोकरा ढलाई में,
यहाँ पर मुख्य रूप से सांचे से आपकी तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। तो किसी भी मूर्ति का एक सांचा होता है, उस सांचे के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप मोम लगाते हैं। तो सांचे के भीतर आप क्या करते हैं, मोम लगाया। पहला काम क्या है, सांचे के भीतर मोम लगा लिया आपने, ठीक है, मोम लगा लिया। उसके पश्चात क्या होता है, जब मोम आप लगा लेते हैं तो मोम की मोटी परत लगाते हैं, दोनों सांचों में, सांचे के दोनों हिस्सों में मोटी परत लगा लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको हम छुड़ा लेते हैं और बीच में, मतलब 2 सांचे आपके पास हैं, मान लीजिए ये 2 सांचे आपके पास हैं, इस तरह से 2 सांचे हैं, ठीक है। ये 2 सांचे आपके पास हैं ऐसे ऐसे, इसके बीच हिस्से में आपने मोम लगा दिया, ये वाला। ये जो खाली पार्ट हो गया इसमें लूडो भर देते हैं आप, लूडो, ठीक है, इसमें लूडो भर दिया जाता है, ठीक। फिर ये मोम का जो सांच, ये जब आप बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर दिया इसको हमने, सांचे को हमने बंद कर दिया, ठीक है। फिर इसको जब आप खोलते हैं तो जो सांचे में आकृतियाँ या रूप जो भी बना होता है वो मोम में छप जाता है। फिर मोम के ऊपर आप लोडो लगाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मोल्ड। इससे पहले हम इसमें रनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लास्ट वैक्स प्रोसेस की तकनीक है, डोकरा की अलग टेक्निक है, डोकरा टेक्निक की अलग टेक्निक है, इस पर चर्चा आपसे करनी है। इन्वेस्ट मोल्ड से पहले हम रनर लगाते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट मोल्ड से पहले रनर आना चाहिए। तो रनर इसमें कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट मोल्ड से पहले रनर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कोर को भरते हैं, ठीक, वो काम ठीक है। पीस मोल्ड को हटाना, अगर इसके साथ चले, पीस मोल्ड को हटाना, ठीक है, पीस मोल्ड को हटाना, तो पीस मोल्ड तो आप बाद में हटाते हैं एकदम। तो मोम लगा लिया सांचे में, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एक मिट्टी का पुतला लगाते हैं, ठीक है। अगर उसके साथ चलें, ठीक है, तो ये वाला आपका गड़बड़ कर रहा है। तो ये प्रश्न ही गलत आया था, इसमें सारे क्रम से नहीं लगा सकते। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं कि कुछ के इधर उधर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से, तो ये 3 जो आपके हैं ये क्रम में हैं, ठीक है, ये 3 जो हैं ये क्रम में हैं। तो आप इसके साथ चले जाइए, इसके साथ आप जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो डोकरा में होता है उसमें अलग होता है। उसमें हम क्या करते हैं, मोम का पुतला बनाते हैं। ठोस मूर्ति अगर आपको बनाना है तो एक मोम का पुतला आप बनाते हैं, जैसी मूर्ति आपको बनानी होती है, ठीक है। उस पुतले पर आप मिट्टी का लेप लगाते हैं, क्या बनाते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, ठीक है, या मिट्टी से उसको ढक देते हैं। वो जो मोम की मूर्ति आपने तैयार की थी उसको आपने मिट्टी से ढक दिया। उसी मिट्टी की परत में आपको क्या करना है, रनर लगा देना है, जिसकी सहायता से धातु अंदर जाएगी, ठीक। फिर इस मिट्टी लगे जो अब लूडो कहेगा, पहले आप इसको मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड मेकिंग। मोम की जब मूर्ति बनाते हैं तो उसको मोल्ड मेकिंग कहते हैं। और उसके बाद जब आपने मिट्टी लगा दी उस मूर्ति, जो मोम की मूर्ति है उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, उसको लूडो कहने लगते हैं। इसी में रनर लगाया जाता है। रनर काहे का होता है, मिट्टी का होता है। इसको फिर भट्ठी में, इस इतने हिस्से को भट्ठी में डाल देते हैं। भट्ठी में आप जब डालेंगे तो जो दो लगाते हैं रनर, मतलब 2 टाइप से, ठीक है, 2 टाइप से लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें धातु उड़ेलेंगे तो अंदर जो हवा बनेगी वो एक से बाहर निकलेगी और एक से आपका धातु अंदर जाएगा। मिट्टी लगे जो लूडो था उसको आपने जब आग में डाला तो क्या हुआ, अंदर मोम पिघला, अंदर मोम पिघला। तो जब मिट्टी के भीतर मोम पिघल जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगी, ठीक है, वो जगह खाली हो जाएगी। बहुत देर तक आप पकाते रहें तो उसी में वो मोम जल जाता है, उसी मिट्टी में। उसी मिट्टी जितनी गर्म होती जाएगी, हीट होती जाएगी, मोम उसमें जलता चला जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर मोम था वो जगह खाली हो गई होगी, उसको आप निकालें। उधर एक होता है जिसमें आप धातु गर्म करते हैं, वो भी एक खास टाइप के पत्थर से मतलब बना होता है, उसको कुठाली बोलते हैं या कुठासी कुछ बोलते हैं, ऐसे करके ध्यान नहीं है सही से इस समय, कुठाली या इस तरह से बोलते हैं इसको। इसमें धातु गर्म की जाती है, उबाली जाती है। तब तक आप इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब वो मिट्टी का खोखला है आपके पास, ठीक है। फिर उसमें इसको गर्म रखना है,
अगर ठंडा हो जाएगा तो धातु अंदर जाएगी तो सही से सेट नहीं हो पाएगी। इसको गर्म रखते हुए आपको धातु को उसमें उड़ेल देना है। एक रनर से आप उड़ेलेंगे और दूसरे से हवा बाहर निकलेगी। ऐसा इसलिए रखा जाए क्योंकि हवा जो अंदर रह गई, ठीक है, हवा अगर अंदर रह जाएगी तो वो टूट सकता है। इस वजह से दो छिद्रों का इस्तेमाल, जो छोटी मूर्तियाँ बनती हैं, ये तरीका है इसका। इसमें क्या होता है, मोल्ड मेकिंग, लूडो बनाना, लूडो आपने बना लिया, रनर आपने लगा लिया, फिर है धातु को उड़ेलना या कोर भरना आप कह सकते हैं। धातु उड़ेलना कह सकते हैं या कोर भरना कह सकते हैं। तो आपने धातु उड़ेल दी, कोर बना दी, उसके बाद सफाई उफाई मूर्ति की जाती है। ये प्रक्रिया इसमें है डोकरा ढलाई में। इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, किसी दिन बात करेंगे इस पे टेक्निक पे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको आप सही कर लेंगे, ये आपका ठीक आंसर है। आगे आते हैं, समय के अनुसार सही क्रम लगाइए। कौन सी गुफाएं कब की हैं वो क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो कारले, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कारले से। यहाँ पर कारले इसलिए क्योंकि सातवाहन वो सुंग, जो आपका सुंग काल था 184 BC, वो जो बात बताई जाती है, ठीक है। सुंग और सातवाहन काल के अंतर्गत आरंभिक केव्स की जब बात करें, या सबसे प्राचीनतम गुहा चैत्य कहाँ पर बने हैं, तो भाजा और कारले में बनाए गए थे। अजंता में बाद में नंबर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कारले अजंता बाद की है, एलोरा और खजुराहो, इस तरह से इसको आप ले सकते हैं। एलोरा राष्ट्रकूटों की है, राष्ट्रकूट राजाओं की है, और ये चंदेलों का है, चंदेल राजाओं का है, ठीक है। एलोरा में आप इसको 8वीं सदी के लगभग बता सकते हैं, श्रेष्ठ काल इस समय हुआ। और इसमें कितना है, 1065 ईस्वी के आसपास कंदरिया महादेव मंदिर से इसको आप ले सकते हैं, या वंशों को ले सकते हैं, लेकिन वंशों की टाइमिंग लगभग कुछ थोड़ा बहुत एक जैसी है, ठीक है। और अजंता को आप कहाँ से ले सकते हैं, 200 ईसा पूर्व से 628, लेकिन वहाँ पर अच्छे काल की जब बात करें तो 200 ईस्वी से प्रथम सदी, मतलब एक बढ़िया काम करें तो फिर वाकाटक और गुप्तों की बात आ जाती है, जो कि 5वीं 6ठी की बात आती है। तो इसलिए पहला वाला इसको आप सही करेंगे इस तरह से समय के आधार पर, ठीक है। आ जाइए, कुछ प्रश्नों को सीधे आपको बस लिख लेना है। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, अजंता है, आपको ध्यान रखना, जैसे जो वहाँ से बात करते हैं मौर्यकाल से, मौर्यकाल से कहाँ, जैसे बराबर नागार्जुनी की केव्स दे सकता है आपको, जोगीमारा, अजंता, बाघ, सिगरिया है, और बादामी, सित्तन वासल, एलोरा, एलिफेंटा, ऐसे क्रम ध्यान रखें। ऐसे शैलियों का ध्यान रखें, राजस्थानी, मुगल, दक्षिणी, पहाड़ी, ऐसे ध्यान रखें, है नहीं। तो ये जो सिलेबस है उसको उसी हिसाब से याद कर लें, डेट का झंझटे खत्म हो जाएगा। अब आते हैं, ये भी क्रम लगाने वाले से, मोनालिसा 1501 से लेकर के 1501 से लेकर के 1501 से लेकर के 4 के बीच में विंची द्वारा निर्मित एक चित्र था, ठीक है, ध्यान रखना। द लेस मेकर, जॉन वर्मियर का चित्र है, द लेस मेकर, फीता बांधने वाली लड़की, या इस तरह से, ठीक है, जॉन वर्मियर का है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, जॉन वर्मियर का चित्र है। और उसके बाद आफ्टर दी बात, ये देगा का है, और आफ्टर दी बात, हाँ, देगा का है, और ओलंपिया जो है वो एक द्वार माने की है। इसकी डेट देखनी पड़ेगी थोड़ा सा, इसकी द लेस मेकर की, इसकी लेस मेकर जो चित्र है 1669 का है, ये 1669 का है, और ये 1890 और 95 के बीच का है, और ये 1863 की बात की जाती है, 63 से 65, लेकिन 63 ध्यान रखें। वही जो अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी हुई थी उसमें ये चित्र बहुत विवादित हुआ था। अब क्रम लगा लीजिए इसका, क्या इसका क्रम सही होगा। तो मोनालिसा 1500 की है, द लेस मेकर 1600 की है, ओलंपिया 1863 की है, और आफ्टर द बाथ 90 की है। अब ये आफ्टर वाले भी कई सारे चित्र हैं, ठीक है, जैसे द बाथर्स है पाल सेजांग का, स्नान मग्न है रेनाय का है, द चाइल्ड बाथर की बात अगर करें तो मेरी कसाट का है, ठीक है, एक स्नान स्थल है, ठीक है। तो ढेर सारे चित्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक स्नान मग्ना करके है, स्नान मग्न या स्नान मग्ना मातिस का, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। मोनालिसा विंची का है, लेस मेकर जॉन वर्मियर का है, ओलंपिया द्वार माने का है, और द आफ्टर बाथ देगा का है, ठीक है। किसका है, देगा, माने और जॉन वर्मियर और विंची, और ये ओलंपिया किसकी है, माने की, ठीक है। मोने और माने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वो भी हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का समूह सही है, यानी कि इनमें कोई ऐसी सामग्री है जो किसी टेक्निक में
किसी कला पद्धति में उसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी वो टेक्निक है ये देखते हैं। आला पूपे मेजोटेंट का जापानी नाम है। राकर और रोलर, राकर का इस्तेमाल भी मेजोटेंट में किया जाता है। बर्निशर तो आम बात है, ठीक है। धातु प्लेट की जितनी भी टेक्निक्स होंगी लगभग सब में इसका उपयोग है। रोलर इंक लगाने के लिए होता है। इंटेग्रेलियो टेक्निक की जितनी भी विधियां होगी सब में साफ्ट या नम रोलर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इंक हमें सतह की निचली नालियों में पहुंचानी होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये आपका राइट आंसर निकल रहा है, ठीक है। राइट आंसर ये आपका निकल रहा है जिसका संबंध मेजोटिंट से है। बाकी में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। तुस जो होता है या इंक बोलें तो इसका लिथोग्राफी में। कोलोग्राफ एक अलग टेक्निक है, जगमोहन चोपड़ा इसके लिए जाने जाते हैं। रोलर तो खैर इस्तेमाल होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है ये केवल अलग कर रहा है आपका। पत्थर का भी इस्तेमाल इतनी चीज़ें किसी एक टेक्निक में नहीं यूज की जाती हैं, सीधा सा अर्थ है। फिर इस तरह की तो ये भी ड्राई पॉइंट, स्क्रीन प्रीवियस, सॉफ्ट ग्राउंड, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये भी सिने कोले छापा चित्र से संबंधित है। एम्बोसिंग जो पुस्तकों से संबंधित होता है, जो उसके पेजों का रखा जाता है संभाल कर, उससे संबंधित है, तो ये भी आपका गलत है। तो एक सबसे राइट आंसर क्या है आपका? आलापूपे, राकर, बर्निशर या रोलर, इसको ध्यान कर लें। फिर ज्येष्ठता के हिसाब से, ज्येष्ठता का मतलब है जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें हम डेट डाल लेते हैं पहले। जीके मात्रे 1876 और कहीं कहीं 69 भी 79 भी लिखी मिलती है। डीपी रायचौधरी 1899 के हैं। सदानंद बाकरे 1920 के हैं। और एच कुलकर्णी, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इनको, ये मूर्तिकार हैं। असल में कुलकर्णी नाम के कई हैं, एक डीजी कुलकर्णी है और एक आपके केएस कुलकर्णी है, केएस कुलकर्णी, और ये आपके एनएच कुलकर्णी हैं, ये मूर्तिकार हैं। बाकी वो दो चित्रकार हैं। इनका संबंध केएस कुलकर्णी का दिल्ली शिल्पी चक्र से है और इनका आपका उसमें है बॉम्बे ग्रुप में, हैबर वाले, तो ये ध्यान रखना है, ये मूर्तिकार हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुझे लगता है समथिंग 1918 के आसपास ये भी हैं, ये भी एनएच कुलकर्णी भी हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं, छोड़ दीजिए इसको। राइट आंसर क्या निकलेगा आपका, तो उसको समझ लीजिए कि राइट आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। राइट आंसर ज्येष्ठता की दृष्टि से तो 1876 के हैं जीके मात्रे, फिर हैं 99 के, फिर हैं 20 के, ठीक है। उसके बाद वो जो भी हों, ठीक है। तो सबसे बड़ा, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे, ये उनके जेठ, ये उनके जेठ, ये उनके जेठ, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम सदानंद बाकरे को लेकर के, आप सीधे चेक कर सकते हैं, दो लोगों की डेट अगर आपको पता है, कह रहा है कि ज्येष्ठता के हिसाब से कौन बड़ा है, तो बड़े को पहले रखिए। सदानंद बाकरे 20 के हैं, डीपी रायचौधरी तो ये तो 99 के हैं और ये 20 के हैं, तो जेठ ये हुए कि ये हुए, तो जेठ को पहले रखो, देवर को बाद में रखो, ठीक है, ऐसे समझो ये। तो ये ध्यान रखना, पहला वाला सही करिए इसका। अब आते हैं मिलान वाले आपके प्रश्न। मिलान वाले प्रश्नों को आजकल के पेपर में जो आपके कंप्यूटर वाले होते हैं उस पर बड़ा कठिन काम है मिलाना, वहाँ पर आपको समय और बचाना है। सबसे पहले एक काम करिए, किसी एक को मिला लीजिए। जैसे अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को हम वास से मिला देते हैं, तो ए का थर्ड, देखो कहीं ए का थर्ड केवल इसी में है, बाकी किसी में नहीं है ना, तो हम इसके साथ चले गए, कहानी खत्म, टाइम बचा अपना। अब आप देखना चाहते हैं तो नंदलाल बोस को टेम्परा से मिला दीजिए, अमृता सेगल को तैल से मिला दीजिए, डीपी रायचौधरी का माध्यम कांसा है मूर्तिकला का, कहानी खत्म, ठीक। ये ध्यान रखना, ये 1871 के हैं, ये 1882 के हैं, ये 1913 की हैं, ये 1899 के हैं। डेट नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा विज्ञापन जगत से, ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले तो हम कुछ डेट्स को देख लेते हैं। पिछले पेपर में भी डेविड ओगलवी से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मुझे उसमें डेट नहीं याद आई थी, इस वजह से हमने डेट नहीं लिखी थी। इस बार लिख लेते हैं। 1911 के हैं डेविड ओगलवी, इंग्लैंड के। जॉन गुटेनबर्ग का जन्म 1371 नहीं है, 1348 में हुआ था इनका जन्म जर्मनी में, और 1468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिल गेट्स को आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आपकी है, उसके संस्थापक हैं। 1955 अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। वाल्टर ग्रोपियस, इनको आप कहाँ पर पढ़ेंगे? इनको आप पढ़ेंगे बाउहाउस कला आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं वाल्टर ग्रोपियस। 1883 में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी।
1883 जर्मनी के वास्तुकार के रूप में इनका ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान रखना। अब मिला दीजिए। कॉपी राइटिंग की जो व्यवस्था की जाती है वो विज्ञापन में की जाती है, क्योंकि विज्ञापन की कॉपी राइटिंग या सेम प्रोडक्ट या सेम टैगलाइन, सेम लोगो आप नहीं बना सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग का संबंध किससे है? डेविड ओगलवी के साथ। इनकी पुस्तक हम लोगों ने पिछले पेपर में पढ़ी थी, कौन सी थी? कमेंट कर देना जल्दी से। कन्फेसिंग मैन एंड एडवर्टाइजिंग करके 1963 में आई थी। सॉफ्टवेयर बिल गेट्स के साथ हैं। प्रिंटिंग जॉन गुटेनबर्ग, वही 1450 वाली। बाउहाउस वास्तुकार। इसमें भी आप एक को मिला करके देख लेते पहले, तो आपको बार बार नहीं मिलाना पड़ता। ठीक है, किसी के साथ मिला लीजिए। वाल्टर ग्रोपियस ए का चौथा केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं। तो राइट आंसर क्या निकला आपका? ये वाला। ठीक है, ये आ जाइए। फिर है सही तकनीकी एवं संबंध शब्दों को जोड़िए। अब इनमें से देखिए, इनमें से भी आपका बन सकता है, इनमें से बनेगा नहीं, क्योंकि विकल्प आपने ए में ये 2 बार है। अगर एक बार सबका होता जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब यानी कि किसी एक के साथ सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 हैं, तो हमें 2 विकल्प ढूंढने होंगे। 2 विकल्पों को हमें ढूंढना होगा जो सही होंगे। ठीक है, आ जाइए। जैसे आप देख लीजिए, मिट्टी को फायर्ड किया जाता है, यानी कि आग में पकाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। लोहा रस्ट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। लोहा क्या होता है? रस्ट। अब 2 को देख लीजिए, सी और डी। सी का चौथा है, सी का चौथा, ये मिल गया आपको। डी का थर्ड, डी का थर्ड, तो 2 इसमें मिल रहे हैं। बस कहानी खत्म कर दीजिए, राइट आंसर निकाल लीजिए अपना। ठीक है, ए को फर्स्ट के साथ ये ऐसे मिलाया जाता है। ये किसके साथ मिल रहा है यहाँ पर? तो ए फर्स्ट के साथ हो गया और बी सेकंड के साथ है। ये फालतू में दिया है उसने, छोड़ दो इसको। राइट आंसर क्या निकला अपना? सी। कहानी खत्म। अगला चलते हैं। प्रदोष दास गुप्ता। फिर यहाँ पर भी सिस्टम वही है, आप किसी एक को मिलाकर दे सकते हैं, मिल भी जाए, नहीं 2 को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड 2 बार हैं। एक मिलाएंगे तो यानी कि एक मिला लीजिए, जैसे ए का सेकंड मिलाना है, जैसे यहाँ से। ठीक, ए का सेकंड मिलाएंगे। अगर यहाँ पर आप मिला रहे हैं ए का सेकंड, ठीक है, यहाँ पर मिला रहे हैं तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक, फिर ए का सेकंड, तो यानी कि 2 विकल्प तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किससे है? कोलकाता ग्रुप से है, आप जानते हैं ना। तो ए का सेकंड नहीं हो सकता है, ए का सेकंड नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ होगा तो ये 2 विकल्प काट दीजिए। अब बचे 2। अब इन 2 में ए का थर्ड आपको पता है, ए का थर्ड। ठीक, कहानी खत्म कर लीजिए। ए का थर्ड कहाँ है? यहाँ है, तो ये वाला सही कर लीजिए। नहीं ऐसे, अगर आप इनमें से मान लीजिए उन्नीनाथ ठाकुर को जानते हैं, उन्नीनाथ ठाकुर का संबंध किससे है? बंगाल शैली से। तो सी का फर्स्ट देखो कहाँ है? सी का फर्स्ट 2 में है, गड़बड़ करता ना आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को निकालें। बाकी सीधी सिंपल सी भाषा में समझिए। अगर आपको चारों पता है तो चारों मिला लीजिए। प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता ग्रुप के साथ हैं, बीसी सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ हैं, उन्नीनाथ ठाकुर बंगाल के साथ है, फेंसुजा बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप। बंगाल स्कूल 1905 से 20 तक लेकर के चलिए। वैसे 1895 में इसकी न्यू पड़ जाती है, ये ध्यान रखना। 1947, 1949 और 1943 इनका देखें। 1912, 1902, 1871 और एफएन सूजा 1924। ठीक, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, हेनरी मूर फिल्म मिलान वाला है, इसको मिला लीजिए। सबसे पहले तो आप जो सीधी सिंपल सा जानते हैं ट्रैम्प ऑफ लेबर, उसके साथ चले जाइए। डीपी राय चौधरी। देखिए सी का चौथा कहाँ है? यहाँ पर है। बस कहानी ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, सी का चौथा मिला दीजिए, कहानी ख़त्म कर दीजिए, बाकी अपने आप मिला लीजिए। ए का सेकंड है, आकृति के अंदर का स्थान। इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं इस तरह से, तो इनकी मूर्तियाँ ठोस ना होकर के उनमें भी जगह होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूर्तियाँ होती हैं, उनमें एक बड़ी सी जगह होती है, होल होती है। ठीक है, तो अंदर के स्थान, इनकी मूर्तियों में आकृति के अंदर स्थान यानी कि खाली जगह आपको देखने को मिलेगी, एक छिद्र टाइप का बड़ा सा होल टाइप का। फिर है लियोनार्डो विंची। ठीक है, इन्होंने हवाई जहाज़ के आरंभिक डिज़ाइन किए थे, आपको पता है। जेकब अपस्टाइन एक मूर्तिकार हैं। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड इनकी एक प्रतिमा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही पूछी जाती है। उसके बाद है अगला क्या है देखिए। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर उस पर बाकी बात कर लेंगे। मार्शल दुशैम्प को आप जानते हैं, ठीक है,
मार्शल दुसैम दादावादी कलाकार हैं और दादावाद की कला की सबसे खास विशेषता थी कि उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, बनी बनाई कलाकृतियों को ही उन्होंने प्रदर्शनी या अपने चित्रों के रूप में स्थापित कर दिया। चाहे वो मूत्रपात हो जिसपे मार्शल दुसैम ने साइन किए और उसको प्रदर्शनी में रख दिया, बोला कि ये मेरी कलाकृति है। ये दादावाद है। दादा एक नाम है कि अरे हम दादा हैं तो दादा का मतलब भाई दादा जो कहेंगे वही तो होगा, ठीक है। तो वही चीज़ थी। तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट यानी कि ये दादावादी कला आंदोलन जो था दादावाद का, वहाँ पे रेडीमेड कलाकृतियों का जिक्र ज़्यादा है। जैसे विंची की मोनालिसा पे उसने मूछें लगा दी और उसने कह दिया कि ये मेरी है, जिसको लूक के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब फोटो निकलवा करके बस केवल उसमें मूछें बना दी और नीचे लिख दिया मार्शल दुसैम। तो रेडीमेड यानी कि बनी बनाई कलाकृतियों के लिए कौन सा कला आंदोलन प्रसिद्ध है? तो दादावाद। और उसके जो भी आर्टिस्ट हैं वो सब इस तरह के काम करते थे, ठीक। तो डी का चौथा मिला लीजिए। तो डी का चौथा 2 जगह में है। अब आपको दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। दूसरा आप जानते हैं जो चर्चा में है, स्पेन का संबंध गोयर्निका से है। गोयर्निका नामक जो गांव है वो स्पेन में है। तो बी का थर्ड मिला लीजिए। तो ए का चौथा आपने मिलाया, डी का चौथा इसमें है और बी का थर्ड कहाँ पर है? इसमें है। तो यानी कि सही क्या निकलता है आपका? ये वाला। नाम गैबो, हाँ, नाम गैबो के बारे में आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाम गैबो 1800 नहीं है, 1930 के आसपास के हैं, फ्रांस के नाम गैबो, ठीक है। नाम गैबो जो हैं वो 1890 के हैं, 30 के नहीं, 1890 रूस के हैं नाम गैबो, ठीक है। ध्यान रखना। इनको हम मिलाएंगे कहाँ से? तो रियलिस्टिक मैनिफेस्टो इसका संबंध है। काजमीर मालेविक लिखा है लेकिन मालेविच हैं, ठीक है। संरचनावादी कलाकार हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो 1879 के हैं मालेविच। दुशाम की बात करें, दुचैम्प जो कि दादावादी कलाकारों में सबसे फेमस हैं, 1887 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। जर्मनी इनकी कार्यस्थली है। जर्मनी का तो स्विट्जरलैंड कह सकते हैं आप, स्विट्जरलैंड, जो कि जर्मनी से ही अलग हुआ था। स्विट्जरलैंड इनकी कार्यस्थली है, ठीक है। राइट आंसर निकल चुका है अपना। आगे आ जाइए। अब इसमें है छापा चित्रकला के औजारों की बात की गई है, किसके साथ संबंध है। तो सबसे पहले आप वुडकट में जानते हैं ब्यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का चौथा यहाँ पर है, कहानी ख़त्म कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रिंटिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब ऑफसेट जो होती है उसमें रील पेपर की फीडिंग की जाती है और ग्रेव्यू मुद्रण में डॉक्टर ब्लेड, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। औजार उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे इसमें आपको मिलेगा पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। क्या है पैराग्राफ? अब तक जिस अपवाद का पता लगा है वह इंडस या हड़प्पा सभ्यताओं 2550 से 1750 के नगरों और बस्तियों का है। अब पता लगा है कि ये इंडस के पश्चिम से लेकर मुंबई के देशांतर तक, जहाँ तक उत्तर का प्रश्न है। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं इसके, फिर इसके उत्तर निकालने के प्रयास करते हैं। प्रथम उद्धरण के प्रथम अनुच्छेद में लेखक का संबंध किससे है? यानी कि जो लेखक था उसने किस चीज़ के बारे में चर्चा की है? तो क्या किया है? इंडस वैली सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके पुरातात्विक उत्खनन की लेकर के क्या कहा है कि हाँ, ठीक है, आ जाइए। क्या कहा है उसने कि इंडस वैली सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन और खुदाई से उसके संबंध के लेख में है। तो पहला वाला इसका क्या करेंगे हम लोग? ठीक कर लेंगे। बाकी आप लेख पढ़ लेना और वहाँ से आंसर निकाल लेना, ठीक है। इंडस वैली सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन खुदाई से संबंध है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडस वैली में प्राप्त मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव निर्मित वस्तुएं इसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि मानव निर्मित वस्तुएं इनमें कौन कौन सी हैं। क्या है इसमें? हाँ, इंडस वैली में प्राप्त मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है। इंडस वैली में प्राप्त मानव निर्मित वस्तुएं हैं। काठ, पत्थर में चित्र तो कहीं नहीं है, और बर्तन तथा मूर्तिकला
डलवा, लोहा, रेतीला, पत्थर, टेराकोटा, कांसा में मूर्तिकला, पत्थर, सिरामिक, चांदी और टेराकोटा। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंडस वैली में प्राप्त मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित, अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है ये, 1 मिनट आ जाइएगा ऊपर, इंग्लिश में क्या है, द आर्टिफैक्ट फाउंड ऑफ इंडस वैली आर पेंटिंग, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स इन वुड एंड स्टोन। भाई वुड में तो कुछ मिला नहीं है आपको, लकड़ी में कुछ नहीं मिला है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आयरन, लोहे में भी कुछ नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लकड़ी का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और आयरन, लोहे का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। सिरामिक, सिल्वर उल्वर, चांदी वांदी से कुछ नहीं मिला है, ठीक है। हालांकि चांदी के 2 मुकुटों की बात की जाती है इस तरह से, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या होना, स्कल्पचर इन स्टोन यानी कि पत्थर, ब्रांज और टेराकोटा की हमें चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, तो इसलिए आपका बी वाला उत्तर यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहीं पर देख लीजिए। मदर गॉडेस फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज मेड इन, जो मदर गॉडेस की प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो काहे से बनी है, तो आप जानते हैं मदर गॉडेस की प्रतिमा काहे से बनी है, टेराकोटा से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वो किसके समकालीन थी, ठीक है, वो किसके समकालीन थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किसके समकालीन थी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है उस लेख में आया है, क्या आया है, आइए देखते हैं उसको थोड़ा सा, कहाँ पर है, हाँ, इसका समानांतर पाने के लिए मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृत की ओर दृष्टिपात करना होगा तथा इंडस में पाई गई सीलें तथा सीलबंद का कार्य दोनों सभ्यताओं के बीच भौतिक जुड़ाव को प्रमाणित करता है। तो यानी कि क्या है, मेसोपोटामिया की संस्कृति या सभ्यता से इसका रिलेशन है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं संस्कृति से इसका रिलेशन है, तो ये आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की संस्कृति, ठीक है। फिर उसके बाद है सील मोहरें किसकी प्रतिमाओं से अलंकृत होती हैं, जो सील और मोहरें, जो सील थीं वो किसकी प्रतिमाओं से अलंकृत होती थी, यानी कि उन प्रतिमाओं पर किसके रूप थे, तो नर्तकी तो थी नहीं, नर्तकी की मूर्ति आपको अलग से मिली। मातृ देवी जो मदर गॉडेस थी वो भी मूर्तियाँ आपको अलग से मिली। पुजारी का चित्र, तो पुजारी का चित्र नहीं है, पुजारी की मूर्ति है, तो मोहरों पर हमें क्या मिलते हैं, सांड, एक बैल वाली मोहर मिली है ना, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। सांड, गैंडे, बाघ आदि की विस्मयकारी दक्षता एवं जीवंतता से उभरा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी के साथ ये पेपर जो है ये आपका फिनिश होता है, ये पेपर जो है आपका फिनिश होता है। एक प्रश्न जो संशय का विषय बना हुआ है वो वही इच्छा अभिरुचि वाला जो है आपका, वो थोड़ा सा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा मुझे भी ठीक से मतलब नहीं हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे और धीरे धीरे करके जो भी इसमें विधियों की बात की जा रही उन पे भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन पहले पेपर को हल कर लें, फिर बाद में विधियों की भी बात कर लेंगे हम लोग कि हाँ किस विधि में किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना कि जब भी कोई पेपर हल करें चारों विकल्पों के बारे में 2-2 1-1 पॉइंट जरूर सोचें, जरूर उसके बारे में याद करें, इससे आपका रिवीजन होता है और आपके क्वेश्चन कंठस्थ होते चले जाते हैं। जो भूलने की टेंशन रहती है ना कि भूल जाता है सर, तो वो सब नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम कर पाएंगे, चाहे पेपर हो, टेस्ट पेपर हो या कोई भी पेपर हो, केवल राइट आंसर निकालने से मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर हाल में आप जब बैठें, ठीक है, तो वहाँ पर जिस प्रश्न के आपको सीधे उत्तर पता है आप टिक कर दीजिए। किसी प्रश्न में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो चारों विकल्पों के बारे में एक नज़र सोचिए कि हाँ इनका क्या है और फिर क्या हो सकता है, तब आपके प्रश्न पेपर में सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे नहीं अचानक लगा दिए कि समझ में आया प्रश्न, हाँ थोड़ा सा मिलाया और फिर लगा दिया, ये नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक प्रश्न है वो 32 नंबर वाला, उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। आप सबसे विनती यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और
अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं तो बहुत कम ग्रुप या इधर डालता हूं, तो आप लोगों से विनती है, अगर आपको वीडियो ठीक लगता हो, अगर आपको जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच रही हो, तो आप बाकी लोगों को भी वीडियो भेजें, लिंक भेजें और उनसे देखने के लिए कहें, ठीक है। बाकी तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है, मिलता रहेगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी किसी दिन में मिलेंगे और फिर बात करेंगे, ठीक है। नमस्ते।